गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अ स्टूडेंट विल फाइंड कि जब वो जनरल मीटिंग को रिवाइज कर रहा है तो उसको सबसे कम टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेश है ब्रेन में, इसलिए उसको रिवीजन करते हो तो बहुत कम टाइम लग रहा है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, क्लासरूम रिवीजन क्लास का पर्पस समझाना नहीं है, बिकॉज समझाया तो सारे स्टूडेंट्स को है ही ऑलरेडी क्लास में, अच्छी तरह से डिटेल में सारे नोट्स बने हैं, बुक के अंदर सब कुछ है। हम लोग का एक ही मेन पर्पस है और वो है याद करना, कि मतलब जनरल मीटिंग चैप्टर से जो पूछना है पूछ लो, एकदम पूरा डिटेल में सुंदर से आंसर एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, उस लेवल की रिवीजन होनी चाहिए। तो वही हम लोग कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 14 से आई विल स्टार्ट, और जब मैं पढ़ाना चालू करूँगा तुम लोग देखोगे कि बीच बीच में मैंने कितने सुंदर रिवीजन के बॉक्सेस बना रखे हैं, जिससे तुमको पूरा का पूरा एकदम ब्रेन में फ्रेश हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। एक और कारण मैं बताना चाहूँगा, जैसे ब्लॉक 2 जनरल मीटिंग है, तुम लोग ने नोटिस करोगे अभी मेरे पढ़ाने के बाद ही कि ब्लॉक 1 तुम भूल से गए थे, तो ब्लॉक 1 का रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ब्लॉक 2 में तुम लोग नोटिस करोगे ये जनरल मीटिंग में कि सर ये फटफट रिवाइज हो रहा है, मेरे को सब याद आ रहा है आपके बोलने पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरल मीटिंग टॉपिक का फ्लेवर ही ईजी है। जनरल मीटिंग टॉपिक का फ्लेवर ईजी होने की वजह से क्या है, स्टूडेंट बहुत फटाक से क्विकली उसको ग्रास्प कर लेता है, रिवाइज कर लेता है। दैट डज नॉट हैपन विद अदर चैप्टर्स इन आवर सिलेबस। ऐसा फैसिलिटी किसी और चैप्टर में है ही नहीं। जनरल मीटिंग तुम जितना नेचुरली करोगे ना, तुम देखोगे एक क्लास के अंदर चारों के चारों चैप्टर आज रिवाइज हो जाएंगे जनरल मीटिंग के। इस तरह का जो सहूलियत है, हम लोग को जो एडवांटेज मिल रहा है, वो सिर्फ जनरल मीटिंग में मिलता है और किसी चैप्टर में नहीं मिलता। द रीजन इज जनरल मीटिंग का फ्लेवर इजी है, तो पिकअप इज वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, तो लेट्स यूज इट टू आवर एडवांटेज। स्टार्ट करता हूं मैं, जनरल मीटिंग पे आ जाओ। ये रहा चैप्टर नंबर 14। जैसे तुम ये 14 स्टार्ट करोगे, देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा होगा चैप्टर समरी का, दिख रहा है? ठीक है, बुक में सब कुछ तुम लोग के पास दिखा हुआ, फटाक से उसको देखते जाना। जनरल मीटिंग चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 14 में कन्वीनिंग जनरल मीटिंग, मतलब मीटिंग को बुलाओ। ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे 3 खंड हैं, एजीएम, ईजीएम, नोटिस। एजीएम, ईजीएम, नोटिस। एजीएम का सेक्शन नंबर क्या होता है? 96, ईजीएम का 100 और नोटिस का 101, 102। ठीक है, एजीएम, कंपनी विल कॉल द एजीएम एज पर सेक्शन नंबर 96, वो पढ़ेंगे। अगर कंपनी एजीएम साल में एक बार तो करना ही चाहिए, अगर नहीं करेगी, इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स, तब 97 में कौन बुला सकता है? एनसीएलटी। और एनसीएलटी का तो पावर तुम जानते हो, 1 मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाई प्रॉक्सी कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड कोरम। फिर 99 क्या था? पेनल्टी का सेक्शन है। वैसे ही ईजीएम, कंपनी के लिए ईजीएम करना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी ईजीएम कर सकती है। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल to call an EGM, then who can order an EGM? NCLT। और नोटिस का सेक्शन क्या है? सर नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ता है? 21 क्लियर डेज, सेक्शन नंबर 101। और आपको नोटिस के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ऑन द मैटर्स टू बी डिस्कस्ड। उसके ऊपर कौन सा सेक्शन है? 102। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? दादा, वो कहाँ है? 102। ठीक है, कोई कंपनी अगर जनवरी, फरवरी या मार्च में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर एंड वो वाला 31 मार्च होगा कि नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च? ये सब तो रेफरेंस के लिए था ना, पूरा इंट्रो हटाऊं, इधर आ जाओ सर। ये देखो सेक्शन 96 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम आराम से होगा। नंबर 1, हर साल हर कंपनी को एक एजीएम होल्ड करना पड़ेगा सिवाय ओपीसी के। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अदर देन ओपीसी। अच्छा, हर साल एजीएम करना पड़ेगा मतलब हर फाइनेंशियल ईयर की हर कैलेंडर ईयर? हर कैलेंडर ईयर। कौन बोला? SS2 फुल फॉर्म, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। याद है नहीं है? ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग आवर AGMs? सर अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स। नंबर 1, 6 months ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 15 months ऑफ लास्ट AGM। इसको सॉल्व करिए, जो भी पहले डेट आएगी वही आंसर है, अर्लियर आंसर। कैन ROC गिव यू एक्सटेंशन? यस सर, 3 महीने का ROC अपने को एक्सटेंशन दे सकता है। What is the time limit for holding first AGM? फर्स्ट AGM में सर 2 टाइम लिमिट नहीं, एक ही टाइम लिमिट है। और वो कितना है फर्स्ट AGM का टाइम लिमिट? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बस यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता 15 months ऑफ लास्ट AGM, बिकॉज ये पहला AGM है तो लास्ट AGM में कुछ है ही नहीं ना, तो एक ही टाइम लिमिट होता है। और वही 6 महीने के बदले 9 महीना कर दिया है। 9 महीना फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो 31 दिसंबर, तो ये तो 6 महीने के बदले 9 महीने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें ROC आपको 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं दे सकता। ठीक है, अब ये रहा डिटेल्स। एजीएम कब करोगे, कहाँ करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहला पॉइंट हेडिंग क्या दिख रहा है? तुम लोग बोर्ड पे दिख रहा है सब? टाइम ऑफ एजीएम, बिजनेस आवर्स 9 AM to 6 PM में कॉल कर लो, खत्म होना मैंडेटरी नहीं है। डे ऑफ एजीएम सर एनी डे एक्सेप्ट, हाउ मेनी नेशनल हॉलिडेज आर देयर इन इंडिया राइट नाउ?
भाई नेशनल हॉलीडे का मतलब ये कि वो देश से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी स्टेट से प्रांत से जुड़ा हुआ नहीं। तो देश से जुड़ा हुआ जो नेशनल हॉलीडे का वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो होगा जो देश की आज़ादी से कनेक्टेड है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जी बर्थडे, बस यही 3 है, ठीक है। अगर कोई डे आफ्टर सेंडिंग ऑफ द नोटिस ऑफ एजीएम, अगर कोई डे सडनली डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे हो जाए तो भी आप उस दिन को एजीएम कर सकते हो। वेरी गुड। व्हाट इज द प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, भूलते हैं स्टूडेंट लोग। व्हाट इज द प्लेस ऑफ होल्डिंग एजीएम? देखो जहां पे भी हार्ड होगा ना, तुम देखोगे मैंने कुछ बना रखा होगा जिससे ईजी हो जाएगा। फर्स्ट आंसर क्या है? आप करिए रजिस्टर ऑफिस में। नहीं हो सकता, जगह नहीं है सर, रजिस्टर ऑफिस छोटा सा है, सेम सिटी में कर लो, सेम सिटी, टाउन, विलेज। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाल रंग में जो लिखा है, इन केस ऑफ विच कंपनी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी एनीवेयर इन इंडिया इफ 100% ऑफ द मेंबर्स अग्री इन राइटिंग। 100% मेंबर्स अगर राजी है तो भारत में कहीं भी आप कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट था, अमेंडमेंट था। एग्जामिशन, गवर्नमेंट कंपनी को किस चीज से एग्जामिशन है? सिर्फ सर्कल देखो, प्लेस से। गवर्नमेंट कंपनी अपना एजीएम कहीं भी कर सकता है, प्लेस वाले पॉइंट से एग्जामिशन है। और सर सेक्शन 8 कंपनी, सर इनको हर चीज से एग्जामिशन है। देखो टाइम से, डेट से, प्लेस से, जहां जो करना है, जब करना है करो अपना एजीएम, ठीक है। ये तो इलस्ट्रेशन था, ठीक है, ये तो रेफरेंस के लिए सब है। 97 और 98 बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 और 98 को एक बार में याद करने के लिए मैंने महा मास्टर समरी बना रखा है। देखो बगल में क्या लिखा है मैंने, लर्न, दिख रहा है ना, मतलब 97 98 में जाने की जरूरत नहीं, यहीं से याद हो जाएगा। सबसे पहले तो सबको बोर्ड पे दिख रहा है, अपने बुक में दिख रहा है। सबसे पहले तो व्हाट इज द ग्राउंड? एनसीएलटी ऑर्डर पास कब करेगा? सर एजीएम की अगर बात है तो ग्राउंड इज डिफॉल्ट, द ग्राउंड इज। लेकिन अगर ईजीएम की बात है तो ईजीएम में डिफॉल्ट तो होता ही नहीं, बिकॉज ईजीएम मैंडेटरी तो है नहीं, तो वहां पे ग्राउंड इज इम्प्रैक्टिकेबल। अच्छा, एनसीएलटी के बाद जाके कौन चुगली कर रहा है? एजीएम बुलवाने के लिए एनी मेंबर कैन डू द चुगली, ईजीएम बुलवाने के लिए एनसीएलटी सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब ऑन इट्स ओन, या फिर एनी मेंबर या फिर एनी डायरेक्टर ने एप्लीकेशन डाला है। एनसीएलटी के पास बहुत सारे सुपर पावर्स है विच ओवरराइड द जनरल मीटिंग चैप्टर। एनसीएलटी कैन ऑर्डर कि 1 पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कोरम। ये दोनों जगह एप्लीकेबल है। अगर एनसीएलटी का ऑर्डर आप नहीं मानोगे तो पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 99। वेरी गुड, ये हो गया 97 98। अब तो केस स्टडी था वो, ठीक है ना, ए और बी वाला, उठा दो। पनिशमेंट याद करते हैं, नीचे हाथ का लिखा हो, देखो 1 लाख रुपया दिख रहा है क्या? हाथ का लिखा हुआ, प्लस 5,000 रुपया पर डे। 1 लाख रुपया प्लस 5,000 रुपया पर डे। हम लोग बीच में सम्स भी किए थे ना, जहाँ पेनल्टी सॉल्व करके निकालना था पर डे वाला, एक जगह सम्स कराया हूँ उसका, पेनल्टी सॉल्व करके निकालना है। अब कौन है हम लोग के सामने? 100 EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। EGM के सर ऊपर से आप देखो 4 केसेस दिखेंगे। नंबर 1 BOD सुओ मोटो अपनी इच्छा से EGM बुला सकता है, बिकॉज कोई अप्रूवल लेना होगा आप लोग का। नंबर 2 BOD ऑन रिसीविंग रेक्विजिशन, अगर BOD रेक्विजिशन पे नहीं बुलाए तो फिर नंबर 3 रेक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स कैन कॉल EGM। और लास्ट ऑप्शन क्या है? जिसका कोई नहीं उसका NCLT कैन ऑर्डर द कंपनी टू कॉल EGM, ठीक है। सबसे पहली बात, BOD अपनी इच्छा से कभी भी EGM बुला सकता है, EGM भारत में होना चाहिए। ये क्या लिखा है? इंडिया। हाउएवर अगर एक विदेशी कंपनी CIOI का भारत में 100% सब्सिडी है तो वो लोग के लिए इंडिया में EGM करना जरूरी नहीं, वो भारत के बाहर भी EGM कर सकते हैं। ग्रीन कलर, मिल गया सबको ग्रीन हाइलाइटर, ठीक है। नंबर 2, अगर BOD को रेक्विजिशन आए फॉर कॉलिंग EGM तो कितने लोगों से रेक्विजिशन आना चाहिए? 1/10 ऑफ ESC या फिर VP। कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे तब जाके BOD EGM कॉल करेगा? 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल होल्ड करने वाले या 1/10 ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करने वाले। अगर कंपनी में कैपिटल तो 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल नहीं तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है। ये ग्रीन और ये ऑरेंज पढ़ो। अब कॉपी में एक छोटा सा डायग्राम बनवाया था, देखो, लुक एट द बोर्ड। इतने मेंबर्स, कितने मेंबर्स? रिक्विजिशनिस्ट होल्डिंग will send a requisition under section 100 to board of directors for calling EGM। requisition के अंदर क्या होना चाहिए? मिस्टर MSR, M से मैटर,
कौन से मैटर पे रेजोल्यूशन पास कराना है उसका रीजन देना जरूरी नहीं है। मिस्टर एस से, अच्छा जॉइंट शोल्डर्स में से कोई एक साइन करेगा तो चलेगा, दोनों का साइन करना जरूरी नहीं, पर कम से कम एक जन तो साइन करेगा। और आर से कहाँ दोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में दोगे, ठीक है। जैसे आपकी तरफ से रिक्वेशन आएगा, बीओडी को प्लान करके 21 से 45 डेज के अंदर ईजीएम कर लेना चाहिए। ये देखो 21 से 45 के बीच में जिगजैग बना हुआ है ना, पढ़ो क्या लिखा है, बीओडी मस्ट कॉल एंड कंडक्ट ईजीएम विद इन 21 to 45 डेज ऑफ द रिक्वेशन, ठीक है। 45 डेज बीत गए, बीओडी ने ईजीएम कॉल नहीं किया, तो रिक्वेजिशनर्स कैन देमसेल्व्स कॉल एंड कंडक्ट द ईजीएम इन द सेम मैनर एज द बीओडी मस्ट हैव कंडक्टेड। सेम मैनर में कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिक्वेजिशनर्स लोग मीटिंग बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस या सेम सिटी में, 9 AM to 6 PM बुलाएंगे, मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, जो भी खर्चा लगेगा रीजनेबल एक्सपेंसेस वो कंपनी रीइंबर्स कर देगी और वो डायरेक्टर्स की सैलरी से काट देगी, ठीक है। 21 डेज, 45 डेज, 3 months। नोट 1, रिक्वेजिशनर्स मीटिंग बुलाएंगे तो सेम मैनर में बुलाएंगे, इधर कोई भी रीजनेबल एक्सपेंस जो लगेगा वो इनको रीइंबर्स होगा और डायरेक्टर्स की सैलरी से काट दिया जाएगा। ये फिर क्या है, क्वेश्चंस और रेफरेंस है, ये तो नहीं करना। प्राइवेट कंपनीज को क्या है, ऑप्शनल एग्जेम्पशन। प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में लिख सकता है हम सेक्शन 101 से 109 तक फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर उन पर अप्लाई नहीं करेगा। पर अगर वो लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर एग्जेम्पशन नहीं है। आफ्टर ऑल इट इज एन ऑप्शनल एग्जेम्पशन, मैंडेटरी एग्जेम्पशन। मैंने इसको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था ना कि एक स्टूडेंट है, मान लो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 2 में एग्जामेशन आ गया 60 मार्क, पर ओवरऑल फेल कर गया, तो बोला भाई रैंक लाऊंगा अगली बार। तो अगली बार जब वो एग्जाम फॉर्म भरा तो उसने वो 2 पेपर जिसमें एग्जामेशन हुआ उसको क्लेम नहीं किया, तो जाके 6 पेपर दिया, रैंक लाया, हो सकता है कि नहीं। तो भाई 60+ लाने पे जो आपको एग्जामेशन मिलता है वो मैंडेटरी एग्जामेशन है कि ऑप्शनल एग्जामेशन है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, ठीक है, ये सुन लो क्या। एक CA क्वालिफाई हो चुका है, तो आई एम अ CA क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मैं सपोज चाहता हूँ कि मैं अपना CA का डिग्री फॉरगो कर दूँ और वापस से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम्स दूँ, इंटर फाइनल वगैरह के, ताकि मेरा रैंक आ सके, रैंक 1 आ सके, ऐसा। कैन आई डू दैट और नॉट डू दैट? अब बात ऐसी है कि इसके ऊपर ना कोई भी कानून में कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि कानून किससे बनता है कि कोई समस्या हो तो। कानून हाइपोथेटिकल तो नहीं बन सकता। क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून है कि एलियन आएगा तो तुम उससे कैसा बर्ताव करोगे, समोसा चटनी दोगे कि चाय दोगे, है क्या ऐसा कोई? क्योंकि सर आएगा तब देखा जाएगा ना, जो चीज़ है नहीं हाइपोथेटिकल उसका कानून तो नहीं बन सकता। तो वंस यू आर अ क्वालिफाइड CA, कैन यू फॉरगो योर डिग्री? यू कैन सरेंडर योर डिग्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सरेंडर कर सकते हो अपना डिग्री। पर फिर उसके बाद अगर वापस CA बनना है तो अपना डिग्री रिक्लेम करने के लिए फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से आर्टिकलशिप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई रिटर्न ज्ञान नहीं है। तो इसलिए मतलब इसका कोई परफेक्ट आंसर देना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? नोटिस। अरे मीटिंग अगर बुलानी है तो आप सबके पास नोटिस जानी पड़ेगी कि नहीं, है ना। नोटिस मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन, जानकारी, ठीक है। तो नोटिस के ट्विन कंडीशंस है। नंबर 1 इस साइड में क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द नोटिस। लेंथ ऑफ द नोटिस का मतलब मैंने बोला था इतना पेजेस नहीं, लेंथ ऑफ द मतलब कितना दिन पहले आपको सूचना मिल जाए। 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज कैसे कैलकुलेट होता है बताओ? सर जिस दिन चिट्ठी भेजे वो काउंट नहीं होगा, फिर 2 दिन पोस्टेज का डीम्ड 48 आवर्स काउंट नहीं होगा, फिर जिस दिन AGM EGM है वो काउंट, तो 4 दिन छोड़ के 21 होना चाहिए। तो 21 + 4 25। एग्जाम में कभी 25 लिख के नहीं आओगे, क्या लिखोगे हमेशा? वेरी गुड। उस तरफ देखो, नोट सेकंड डिब्बा में क्या लिखा है? 102 फुल एक्सप्लेनेशन इन द नोटिस। अच्छा, AGM में जनरल मीटिंग क्यों हो रहा है? टू टेक सम फैसला। जनरल मीटिंग किससे हो रहा है? टू टेक सम डिसीजन। मैं बार बार बोलता हूँ जनरल मीटिंग इज नॉट अ गेट टुगेदर कि चलो आओ मिले एक बार एक दूसरे का मुंह दिखाई करें, वैसा नहीं है। इट्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। सो डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बिना इंफॉर्मेशन के कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जो भी डिसीजंस तुमने अपने लाइफ में लिए हैं, छोटे मीडियम बड़े, जो भी डिसीजंस तुम देखो, तुमने उसके लिए पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया होगा। बिना इंफॉर्मेशन के तुम डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है।
तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी की कंपनी जब आपको नोटिस भेजे और उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस वाले जो दादा हैं उसका एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं है, पर जो स्पेशल बिजनेस है, नए मैटर्स है, नॉन रिकरिंग मैटर्स है, उनके ऊपर वो लोग फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1, पर्सनल बेनिफिट ऑफ डकार। डकार का फुल फॉर्म कौन बोलेगा? जगन्नाथ, बहुत बढ़िया। और आर से रिलेटिव्स, बढ़िया, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। और दूसरा क्या रहेगा? एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन। ठीक है, अब ये रहा नोटिस का पूरा कैलकुलेशन, जो अभी मैंने बोला ना 4 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, लेंथ ऑफ द नोटिस कितना लिखा है? 21 क्लियर डेज। सेक्शन 8 कंपनी में बोलो देख के 14 क्लियर डेज। शॉर्ट नोटिस चलेगा क्या? ये भूलता है स्टूडेंट, ये याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट नोटिस में ध्यान से देखो, अगर एजीएम बुलाना है शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट नोटिस मतलब लेस देन 21 डेज, अगर एजीएम बुलाना है तब आपको 95% अप्रूवल चाहिए। 95% ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ईजीएम अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कहानी अलग है, और ईजीएम अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो कहानी अलग है। इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ शेयर कैपिटल और उसको ईजीएम बुलाना है तो 95% ऑफ क्या चाहिए? वोटिंग पावर। लेकिन अगर ईजीएम बुलाना है और कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो कौन सा अप्रूवल चाहिए? डुअल अप्रूवल। क्या चाहिए? डुअल अप्रूवल। नंबर वाइज मेजॉरिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी मतलब 50% ज्यादा, एंड वैल्यू वाइज दे मस्ट बी होल्डिंग 95% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एजीएम बुलाना है शॉर्ट नोटिस पे, कितना अप्रूवल चाहिए? 95% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोले ना तुम लोग, हाँ। और ईजीएम बुलाना है, कंपनी हैज शेयर कैपिटल, डुअल अप्रूवल, majority in number of equity shareholders and holding 95% equity share capital। अच्छा, ईजीएम बुलाना और कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, 95% ऑफ वोटिंग पावर, वेरी गुड। ठीक है, कभी कभी प्रेफरेंस होल्डर्स के पास भी वोटिंग पावर आ जाता है ना, तब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को मिला के काउंट करेंगे। अब तो तुम ये बात जानते हो, तब नहीं जानते, अब तो जानते हो। प्रेफरेंस होल्डर्स को अगर 2 साल तक डिविडेंड नहीं देंगे तो उनके पास वोटिंग पावर आ जाएगा कि नहीं? तब उनको भी ईएससी प्लस पीएससी, ईएसएच, पीएसएच मिला के गिनोगे ना। ब्लू डब्बा में पढ़ो क्या लिखा है। अब ये ब्लू डब्बा पढ़ो, देखो तुमको क्लियर है कि नहीं है। सुनो, अगर हम प्रेफरेंस शेयर को बराबर डिविडेंड दे भी रहे हैं तो भी 2 ऐसा मुद्दा है जिस पे वोटिंग कर सकता है। नंबर 1, एनी मैटर दैट अफेक्ट्स देयर राइट्स, या फिर वाइंडिंग अप, है ना, पढ़ो। और अगर 2 साल डिविडेंड नहीं देते तब सर हर मैटर पे वोट करेगा आके वो। अब पढ़ो तो ब्लू डब्बा। अब देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़ा? अभी जा रहा है ना ब्रेन में, क्योंकि अब शेयर कैपिटल पढ़ के आ चुके हो तो एक कॉन्फिडेंस है अंदर, मालूम है कि जो भी लिखा हो मेरे दायरे के अंदर है, मैं संभाल सकता हूं। इधर फिर ये अपना केसों का नाम याद करना है, शैलेश हरिलाल शाह वर्सेस मातुश्री टेक्सटाइल। इसमें बोला स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या था? नंबर 1, थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस हो गया था, बावजूद उसके ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने अटेंड करके वोट किया है। नंबर 3, जो शिकायत कर रहा है वो ठुल्लू है, मतलब छोटा सा शेयर होल्डर जिसको कोई नुकसान भी, कंप्लेनेंट्स डिड नॉट सफर एनी प्रेजुडिस। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है तब 21 क्लियर डेज मैंडेटरी नहीं है बल्कि डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी और मैंडेटरी का फर्क बताया था ना। डायरेक्टरी और मैंडेटरी में फर्क क्या होता है? मैंडेटरी मतलब मानना पड़ेगा, नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है, सबूत लगा हुआ है, इसका मतलब मैंडेटरी है, सुट्टा नहीं मारोगे। लेकिन सुनो ध्यान से, तो मेट्रो में जा रहे थे, मेट्रो रेलवे में कुछ सीट्स होते हैं ना जिसके ऊपर बनाया रहता है प्रेग्नेंट वुमन, सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप, ऐसे। वहाँ पे वो डायरेक्टरी है कि अगर वो सीट खाली है तब आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, लेकिन अगर वैसे व्यक्ति आ गए तो आपको हटना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर यहाँ तक क्लियर है अपने को। नंबर 4, नोटिस के अंदर एजेंडा, टाइम, प्लेस होना चाहिए कि नहीं तो फिर आएगा कैसे वो आदमी अटेंड करने के लिए? कॉमन सेंस की बात है। किसको किसको नोटिस भेजोगे? मैड, फुल फॉर्म मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, वेरी गुड। अच्छा, अगर कंपनी ने गलती से किसी को नोटिस नहीं भेजा, किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को नहीं भेजा, इफ इट इज एन एक्सीडेंटल
If it's an accidental omission, meeting is, but if it was a deliberate omission, then the meeting is invalid. कंपनी आपको नोटिस ईमेल से भी भेज सकती है ना, है ना? अच्छा, कंपनी अगर आपको नोटिस भेजना चाहती है तो कितने तरीके से भेज सकती है? ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मीन मतलब ईमेल। कंपनी आपको हर साल ईमेल एड्रेस अपडेट करने का मौका देगी, और अगर आप डीमैट वाले आदमी हो तो डिपॉजिटरी आपको मौका देगा हर साल अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करने के लिए। कंपनी के पास प्रूफ ऑफ सेंडिंग होना चाहिए कि नहीं? ईमेल होना चाहिए। एंड लास्ट, अगर दो ऐसे केसेस है जहां कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी ने तो आपको नोटिस भेजा था पर नेटवर्क ट्रांसमिशन में एरर की वजह से आपको नोटिस नहीं मिला, तो ये कंपनी गलती नहीं है। या फिर आपने ही अपना ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं किया, गड़बड़ ईमेल एड्रेस दिया, उसमें कंपनी भेज रही है, तो उसमें कंपनी गलती नहीं है। क्लियर है? मैंने हमेशा अपने यहाँ एक नियम बना रखा है, हम लोग जब भी कोई स्टूडेंट क्लास परचेस करता है उसको ईमेल भी भेजते हैं, व्हाट्सअप भी भेजते हैं। हमारे यहाँ प्रोसेस ये होता है, कोई भी स्टूडेंट क्लास खरीदेगा, ठीक है, तो हमारी तरफ से क्या होता है, फ़ोन कॉल जाता है पहले। जैसे ऑर्डर हुआ वेबसाइट पे, फ़ोन कॉल जाएगा टीम की तरफ से, सारा बताया जाएगा, सब ठीक है। फिर बुक का जो पार्सल रेडी होता है उसके ऊपर हम लोग पूरा वो एड्रेस प्रिंट करके उसका फ़ोटो भेजते हैं कि देखो ये एड्रेस सही है कि नहीं, कंफर्म करो। फिर उसका कंफर्म आता है, फिर बुक पोस्ट होती है। बुक जब पोस्ट हो जाती है, बाद में कोरियर वाला जब रसीद देता है उसका फ़ोटो भी भेजते हैं कि देखो कोरियर जा चुका है, प्रूफ है तुम्हारे पास कि ऐसे ऐसे। प्लस क्लासेस चलाने के लिए सारा ईमेल इंस्ट्रक्शंस तो जाता ही है, लेकिन मैं व्हाट्सएप की कभी ईमेल में, वो व्हाट्सएप की नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेशन की, एक होता है ना एक्टिवेशन की, कितने याद नहीं आ रहा मेरे को, 10-11 डिजिट का होता है ना एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशन की मैं ईमेल में नहीं भेजता, क्योंकि उसमें क्या होता है, ईमेल एड्रेस पे कुछ भी उल्टा पुल्टा पता नहीं किसको चला जाएगा। वो मैं कहाँ भेजता हूँ? व्हाट्सएप। आदमी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए अपने मोबाइल पे ज़्यादा कंफर्टेबल देखना क्या है, व्हाट्सएप या ईमेल? ईमेल देखेगा तो बॉस इनबॉक्स में जाओगे, हमारा ईमेल एड्रेस टाइप करोगे, वो जो भी ईमेल एड्रेस हमको याद नहीं आ रहा है वो ढूंढोगे, कहाँ से वहाँ से कितना कितना मेल आया। व्हाट्सएप में तो सीधा नंबर सेव्ड है, ऑफिस का जो नंबर जहाँ जाता है उसमें खोल के देख लिया ये आया था, फट से दिखता है एकदम तुरंत। तो ये मेरा हमेशा से सिस्टम रहता है, उससे बेनिफिट स्टूडेंट को भी है और मुझको भी होता है। जैसे सारे स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल नाम में सेव किया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एडमिशन लिया, डेट डैश एल या एम, एल मतलब लैपटॉप या मोबाइल, फिर डैश मतलब सब्जेक्ट का नाम, स्टूडेंट का नाम, सब कुछ लिखा रहता है। जैसे स्टूडेंट कॉल आता है व्हाट्सएप खोल के देख लेते हैं भाई इसका ये हिस्ट्री है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं होता? दैट मेक्स इट वेरी इजी कि ज़्यादा ईमेल का चोचला नहीं करना है, ठीक है, प्रोटोकॉलबाजी क्या करना है इतना। तो अब एक बात आप सोचो, अगर मेंबर ने गलत ईमेल एड्रेस दिया है और कंपनी ने वहाँ भेजा तो अगले को मिलेगा नहीं। कितनी बार हुआ ऐसा, मैं तो बताता हूँ, 2020 में मैंने चालू किया था, तब तो 2020 पूरा और लगभग 2021 के मिडिल तक मैं खुद प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व था। कितने सारे स्टूडेंट हैं ईमेल एकदम गलत टाइप करके दे देते हैं। ईमेल होता है ना वैसा ही कि बिना स्पेस के आदमी से गलत टाइप तो हो ही सकता है, एक अल्फ़ाबेट इधर उधर हो गया, gma.com, ठीक है, तो जीमा तो मैं समझ जाऊँगा वो भाई जीमेल होगा। कई दिन तो जीमेल का स्पेलिंग जीमियाल, समझो जी, यू गॉट दैट, तो वो तो समझ जाएंगे। पर बीच में अगर तुम अपने नाम में कुछ कांड किए तो वो तो मेरे लिए समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या होता है कई बार उनके नाम का ईमेल आईडी नहीं मिलता, तो अपना स्पेलिंग चेंज करके करते हैं कि नहीं करते, तो बड़ा झमेला है। तो मेंबर अगर अपना ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं करेगा या ट्रांसमिशन फेलियर हो गया तो उसमें कंपनी कोई गलती नहीं है। या ऐसे ने एग्जाम्पल भी दिया उसके ऊपर 102। अब ये नोटिस का फॉर्मेट अपने पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। कितने खंड होते हैं? 3। नंबर 1 में देखो आप क्या है, ऊपर डेट, डे, टाइम, प्लेस, और फिर क्या है, एजेंडा। एजेंडा मतलब द मैटर ऑन विच वी हैव टू पास रेजोल्यूशन। एजेंडा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब रेकरिंग जो हर साल होता है, उसमें 4 आइटम है, दादा, डी से, ए से, डी से, ए से, इनके लिए क्या पास होता है? OR, येलो कलर में देखो, ठीक है, नीचे आ जाओ। स्पेशल बिजनेस, इन 4 को छोड़ के जो भी मैटर है नॉन रेकरिंग उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल बिजनेस। सर स्पेशल बिजनेस में क्या पास होता है? येलो कलर। OR भी हो सकता है या वो तो मैटर पे सर डिपेंड करता है, उसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, उसके 2 एग्जाम्पल है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट OB ऑर्डिनरी पे देना है कि स्पेशल बिजनेस पे देना है? स्पेशल बिजनेस। सेकेंड हिस्सा क्या है? नोट्स। अब तो तुम ये नोट्स बहुत अच्छे से समझोगे, जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था समझ में नहीं आ रहा था, अब तो पूरा चैप्टर हो चुका है, 14, 15, 16, 17। अब पढ़ो नंबर 1 क्या लिखा है।
ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो आपको याद दिलाए कि आपके पास हक है कि आप प्रॉक्सी भेज सकते हो, वरना कंपनी पे 25,000 की पेनल्टी है। कंपनी को याद दिलाना पड़ेगा, बिकॉज मेंबर को थोड़ा कंपनी लॉ आता है। मेंबर को हो सकता है पता ही नहीं हो कि प्रॉक्सी भेजा जा सकता है, तुम लोग को पता है, तुम लोग सीए के हो, समझ रहे हो। एक आम आदमी को थोड़ा पता है कि वो प्रॉक्सी भेज सकता है कहीं पे। आज घर में कोई हम लोग को शादी कार्ड देके जाता है तो हम लोग खुद ही जाते हैं ना कि प्रॉक्सी भेज देते हैं, खुद ही जाते हैं। तो नोटिस आया तो मेंबर को लगे कि हमको खुद ही जाना, उसको नहीं मालूम कि प्रॉक्सी भेजना है, तो कंपनी का ड्यूटी कंपनी याद दिलाएगी। प्रॉक्सी फॉर्म नंबर आता है अब तो, कितने दिन में जमा करना, 48 घंटा बिफोर एजीएम। और फिर 3 नंबर पढ़ो, पूरा ई वोटिंग का प्रोसेस रहेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे आप इस साइट पे लॉगिन करो, ये यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करो, ऐसे ऐसे करो, पूरा रहना चाहिए। नोट्स बहुत बड़ा होता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे होते हैं, स्पेशल बिजनेस। दोनों का एग्जांपल, एक्सप्लेनेटरी में आपको 2 चीज़ें देनी है। नंबर ए पर्सनल बेनिफिट ऑफ डकार, नंबर बी ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन। पलटू में, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 में वही बता रहा है कि एक्सप्लेनेटरी में क्या एक्सप्लेनेशन देना है। नंबर 2 में बताया ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, दादा। नंबर 3 स्पेशल बिजनेस क्या होता है। एजीएम में नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो, नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो, 2 पार्ट है, ए और बी। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी है सब स्पेशल बिजनेस। नंबर बी ईजीएम में जो सब का सब स्पेशल बिजनेस। अच्छा, मान लो अगर डायरेक्टर या केएमपी को कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा था किसी मैटर पे, पर उसने बताया नहीं और उसको सीक्रेट बेनिफिट हुआ है, कितने का, लेट्स से एक्स, तो वो जितना भी सीक्रेट बेनिफिट है वो रिटर्न करना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी देगा 5x और 50,000 विच एवर इज हायर। तो एक तरह से वो 6x वापस करेगा ना बेचारा, x की जितना उसने सीक्रेट बेनिफिट कमाया वापस करो, प्लस 5x की पेनल्टी भी दो, 5x और 50,000 विच एवर इज हायर। कॉन्स्टिट्यूटिंग जनरल मीटिंग, ये तो सबसे लल्लू चैप्टर है, 3 सेक्शन है इसमें। 103, 105, 105, 104 काम का नहीं है, पढ़ा दूंगा पर काम का नहीं है। 103 नंबर याद कर यार, मेरे लिए थोड़ा याद कर रहा है। 103, 105 नंबर मत भूलना। सबसे पहले कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन पर्सन एट द मीटिंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, बीच में उठ के जा नहीं सकता। कोरम का फॉर्मूला बोलो, मतलब आंसर बोलो, 2, 5, 15, 30, थोड़ा अच्छे से। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कितने भी मेंबर हो, आंसर इज ऑलवेज। पब्लिक कंपनी अप टू 1000 मेंबर्स, more than 1000 up to 5000 members, more than 5000 members. Can articles prescribe a larger quorum? Yes. अच्छा, कोरम को लेके कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, 7 नहीं 9 पॉइंट्स है, आओ पढ़ते हैं। नंबर 1 टिक क्रॉस, टिक क्रॉस दिख रहा है क्या, टिक मतलब चलेगा, क्रॉस मतलब नहीं काउंट होएगा। नंबर 1 आर्टिकल्स कैन प्रिस्क्राइब अ लार्जर quorum। आपके आर्टिकल्स में लिखा है quorum इक्वल टू 60। Number 2 proxies not counted। Number 3 प्रेसिडेंट या गवर्नर जिस बंदे को भेजेगा, अब तो आता है प्रेसिडेंट और, तुमको बताता हूं क्लिकबेट कितना गंदा होता है। मैं न्यूज़ देख रहा था, मतलब मोबाइल में वो न्यूज़ नहीं होता क्या, गूगल न्यूज़, उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ने इस फलाने कंपनी का इतना करोड़ शेयर्स खरीद लिया। कितना बड़ा मतलब मिसगाइडिंग है। एक आम आदमी, मतलब न्यूज़ था प्रेसिडेंट ने फलानी कोई कंपनी होगी उसमें इतना स्टॉक बाई कर लिया, मल्टी बैगर स्टॉक के दाम बढ़ गया। एक आम आदमी क्या लगेगा, देश का प्रेसिडेंट स्टॉक मार्केट में खरीद रहा है, चलो पढ़ते हैं क्या न्यूज़ है। वो प्रेसिडेंट ने खरीदा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है क्या बैठ के, कि वो गवर्नमेंट कंपनी का शेयर्स खरीदा है। वो तो गवर्नमेंट कंपनी का ही, तो मेजॉरिटी शेयर्स तो गवर्नमेंट के पास ही है। तुम कोई भी गवर्नमेंट कंपनी डालो, उसमें 51% के ऊपर किसके पास होगा, गवर्नमेंट, मतलब किसके पास, प्रेसिडेंट। और मिस लीडिंग वो डाल दिया। तो एक बार तो सुनो, प्रेसिडेंट कब खरीदा, प्रेसिडेंट ये सब काम नहीं करते। नंबर 3 प्रेसिडेंट या गवर्नर जिस बंदे को भेजेंगे मीटिंग में, वो प्रॉक्सी कहलाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव। पावर क्या होंगे उसके, सर सेम एज मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन। वैसे कैन अ कंपनी बी ए शेयर होल्डर ऑफ अनदर कंपनी, यस, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट शेयर होल्डर।
कॉर्पोरेट शेयर होल्डर खुद तो आएगा नहीं मीटिंग में, तो किसी बंदे को भेजेगा, उस बंदे को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। सेम पावर एज मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन। 5 नंबर, अनलेस दे हैव वोटिंग पावर। सी, अगर उनको भी 2 साल डिविडेंड नहीं मिला, हर मैटर पे वोट करेंगे, तब तो वो भी काउंट होंगे, वरना नहीं होंगे। 6 नंबर, मैंने अपने पापा को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, वो मेरे बिहाफ पे जाके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है, प्रॉक्सी नहीं है वो, तो वो कोरम में काउंट होंगे। 7 नंबर, रिमोट ई वोटिंग। अगर कोई, अब तो आता है अपने को, अगर तुमने इंटरनेट से घर पे वोट कर लिया तो तुम एजीएम में आ सकते हो, अटेंड कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते। अटेंड करोगे तो कोरम में काउंट होगे। 7 नंबर पढ़ो सब कोई। सही है। 8 नंबर, ये मैं बताऊंगा। सेक्शन नंबर 188 फाइनल का सेक्शन है, उसमें एक नियम होता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ द कंपनी है जो रिलेटेड पार्टी भी है, तो वो मीटिंग में वोट नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी, तो वो मीटिंग में वोट नहीं कर सकता, पर वो कोरम में काउंट होएगा। 9 नंबर में क्या लिखा है? नॉट एप्लीकेबल, मतलब पोस्टल बैलेट में सर मीटिंग नहीं होता तो कोरम की बात ही नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं पूरा लिखना। अगर हमने मीटिंग कॉल की, हम आधा घंटा वेट करेंगे, अगर कोरम नहीं आया तो क्या करेंगे? नंबर 1, एडजर्नमेंट करेंगे। एडजर्न का मतलब आगे भेजेंगे। अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो सेम डीटीपी नेक्स्ट वीक, सेम डे टाइम प्लेस नेक्स्ट वीक, या फिर एनी अदर डीटीपी एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग बीआर। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। एक बात बताओ, ऑप्शन 1 में बीआर पास, ऑप्शन 2 में बीआर पास होगा, बिकॉज आप कुछ अलग सोच रहे हो ना कि कब करेंगे। ठीक है, अच्छा, रेक्विजिशनिस्ट के बोलने पे ईजीएम बुलाया गया था और उसी में कोरम नहीं आया तो क्या होगा? कैंसिल। एडजर्न मीटिंग के लिए भी नोटिस भेजना पड़ता है, 21 डेज का कि 3 डेज का? एडजर्न मीटिंग की नोटिस कितने तरीके से जा सकती है? 6 या 7? 7 बोल रहा है ना, कोई 6 तो नहीं बोला। 6 या 7? सर 6 तरीके तो वो वाले हैं ही, या फिर क्योंकि टाइम इतना कम है, आप इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा तरीका अवेलेबल है। ये क्लियर है अपना को? एडजर्न मीटिंग में भी सर कोरम नहीं आया, तो जो आए हैं वही डीम्ड कोरम है और मीटिंग कंडक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ क्लियर है? डीम्ड कोरम। 1 पर्सन मीटिंग का कितना केसेस होता है? 2 तो एनसीएलटी वाला है, एनसीएलटी अंडर 97, एनसीएलटी अंडर 98, और एक कौन सा है? अगर आप एक क्लास मीटिंग कर रहे हो और उस क्लास के सारे शेयर्स एक ही व्यक्ति के पास हैं, तो वो अपने आप में ही कोरम है। डन है ना ये? चेयरमैन, इंपॉर्टेंट डब्बा, रीड। चेयरमैन खुद एक डायरेक्टर होता है कि नहीं? अरे तुम्हारे क्लास में मॉनिटर रहा होगा ना स्कूल में, तो वो खुद भी एक स्टूडेंट था ना, कि बाहर से लाए थे उसको, वो भी स्टूडेंट था। तो चेयरमैन इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मुखिया होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मुखिया होता है। ठीक है। नंबर 2, सारे मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, सब में चेयरमैन वही रहेगा। नंबर 3, उसके पास एक सेकंड वोट का पावर होता है, अगर टाई हो जाए तो वो एक सेकंड वोट डाल के ब्रेक कर सकता है। द सेकंड वोट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द, ये बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने। अरे मेरा मत बदल सकता है कि नहीं? हाँ का ना का हाँ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। देखो, ये इंसान हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल, सिचुएशन टू सिचुएशन में हमारी जो भी ओपिनियन है चेंज होएगी कि नहीं होएगी? होगी ना, सिचुएशन टू सिचुएशन तो सर चेंज होगा ही। ठीक है, तो वो अपना सेकंड वोट फर्स्ट वोट से डिफरेंट डाल सकता है। मैं तुमसे एमसीक्यू पूछ रहा हूँ, चेयरमैन के पास जो टाई ब्रेकर वोट का पावर है, उसका इस्तेमाल वो ओआर के लिए करेगा कि एसआर के लिए करेगा कि दोनों के लिए कर सकता है?
OR के लिए हो सकता है, SR के लिए भाई SR में टाई कहां से आएगा? सोच एक बार, 25 जन अगेंस्ट में, 25 पीपल अगेंस्ट में, 74 जन फेवर में है ना, इसको टाई बोलते हैं क्या? अब चेयरमैन बोला कि एक और वोट डालता हूं, 75 हो जाएगा, SR पास। टाई मतलब फेवर और अगेंस्ट बराबर है, तो वो SR में तो होता नहीं है, वो किस में होता है? OR में। याद रखना, टाई ब्रेकर का पावर OR में यूज हो सकता है, SR में यूज। अबे टाई का मतलब फेवर और अगेंस्ट बराबर है, तो एक डालते थोड़ा वो 3 गुना हो जाएगा। कोई भी मैथ्स लगा लो, नहीं होने वाला वो, ठीक है? क्लियर है? तो नेक्स्ट 5 नंबर पढ़ो। ओके, चेयरमैन का सारा ज्ञान टेबल नंबर F में दिया है। ये देखो मैंने कुछ लिखाया था तुम लोग को। 4 ऑप्शन है। नॉर्मली मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है? सर जो BOD का चेयरमैन है वही होता है। 10 बजे हमारी मीटिंग है तो 10 बजे अगर वो आ गए तो वो, अगर वो 10 बजे मौजूद नहीं है मुकेश अंबानी जी, तो हम कितने देर वेट करेंगे? 15 मिनट के अंदर वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड बाय द अदर डायरेक्टर्स वो बन जाएगा। और सारे डायरेक्टर बोले भाई हम तो नहीं बनेंगे उनके बदले, तब वन ऑफ द मेंबर शो ऑफ हैंड से बन जाएगा। अब वो शो ऑफ हैंड से चुन के आया, बड़े मेंबर बोले पोल कराओ, तो फिर पोल से जो आएगा वो फाइनल आंसर है। तो 4 ऑप्शंस बन गए चेयरमैन के, ठीक है? क्लियर है ये? प्रॉक्सी अगेन इज अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है? ये ग्रीन डब्बा इंपॉर्टेंट है बॉस, पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करें। नंबर 1, who can appoint a proxy? A member who is entitled to attend as well as vote can appoint a proxy. मतलब somebody who has only the power to attend but not vote cannot appoint a proxy. My question, can a preference shareholder appoint proxy? No, क्योंकि सर अटेंड करने का पावर है, वोट करने का पावर नहीं है। Can a member who has already cast his votes in remote e-voting has attended the meeting, can he appoint a proxy? वोट का पावर नहीं है ना उसके पास उस मीटिंग में, तो खाली अटेंड कर सकता है, प्रॉक्सी भेज नहीं सकता। वेरी गुड। ये देखो पढ़ो 1 नंबर पूरा पढ़ो भाई, पढ़ो। अब तो याद होना चाहिए, समझाने का हम नहीं, याद करना है अपने को। चलेगा? बोलो। वो ऑल की, वो तो वो वाला चीज़ के बारे में थोड़ा हर बार बात करते रहेंगे। हर बार जब जब प्रेफरेंस होल्डर आएगा तो हर बार के मैं कॉमा लगा के बोलता जाऊंगा क्या कि 2 साल डिविडेंड नहीं दिए, वोटिंग पावर आ गया? वो तो इंप्लाइड है। वो तो इंप्लाइड है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर 2 साल, ये तो यूट्यूब हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर हम लोग 2 साल डिविडेंड नहीं देंगे तब तो हर मैटर पे वोटिंग पावर आ जाएगा, तब तो वो कोरम में गिना जाएगा, तब तो वो प्रॉक्सी भी भेज सकता है। ध्यान से, प्रॉक्सी जिसको आप बनाओगे, क्या प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है कि हम किसी भी व्यक्ति को प्रॉक्सी बना सकते हैं? सर किसी को भी बना सकते हैं। हाउएवर सेक्शन 8 कंपनी, व्हाइट कलर पढ़ो। सेक्शन 8 कंपनी में एक मेंबर केवल एक दूसरे मेंबर को प्रॉक्सी बना सकता है, बाहर वाले को नहीं। 3 नंबर, right to appoint proxy is not an automatic right, it is a right given to you by the law section 105 or the articles. Point number 1, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ने ऑप्शनल एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया और अपने आर्टिकल्स में लिख दिया हम पे 105 अप्लाई, मतलब मेंबर्स प्रॉक्सी नहीं भेज सकते, ठीक है? क्लियर है? तो ये, अरे मेरे प्राइवेट, सपोज मैंने एक प्राइवेट कंपनी खोला और उसमें मैंने ही डाल दिया था आर्टिकल्स बनाते वक्त ऑप्शनल एग्जेम्पशन कि हम लोग 101 से 109 फॉलो नहीं करेंगे, तो एक दिन सपोज मान लो कि विकास ने डिसाइड किया वो नहीं आएंगे, वो प्रॉक्सी भेजेंगे, मैं मना कर दिया और आर्टिकल्स में मना है, प्रॉक्सी आप नहीं भेज सकते, हम पे 105 अप्लाई नहीं होगा। ओके। दूसरा, अ कंपनी नॉट हैविंग अ, ये दिख रहा है क्या? वो प्रॉक्सी तब अपॉइंट कर सकता है जब उसके आर्टिकल्स में अलग से अलाउड हो, अगर उसके आर्टिकल्स में कुछ नहीं बोला तो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। 3 नंबर, भारत सरकार नोटिफाई करेगी तो करने दो। प्रॉक्सी का डेफिनेशन, नंबर 1, प्रॉक्सी का फॉर्म नंबर क्या होता है? उसको अपने बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। अब तो तुमको भाषा क्लियर होनी चाहिए कि कोई कोई फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसको अपने इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ राइट इज क्रिएटेड एंड
ट्रांसफर्ड। इंस्ट्रूमेंट वर्ड बताया था ना, आम आदमी के लिए इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है सम काइंड ऑफ अ गैजेट, लेकिन लॉ में इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जिससे आप कुछ हक अधिकार पास कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, जेब में जो नोट रखा हुआ है 100 रुपये 200 रुपये जो भी नोट है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? क्योंकि जैसे वो नोट अगर 200 रुपये का नोट मेरे जेब में है, तो 200 रुपये को हासिल करने का हक आरबीआई के गवर्नर ने मुझको दिया है। नोट पे लिखा है प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ रुपीस, तो 200 का हक मेरे पास है, लेकिन वो 200 का नोट जैसे मैं दुकानदार को दिया वो हक उसके पास चला गया ना। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप हक पास कर सको उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो वोटिंग का हक किसके पास होता है? मेंबर। लेकिन अगर मैंने आपको प्रॉक्सी बना दिया और आपके नाम पे प्रॉक्सी फॉर्म भर दिया, तो मेरा वोटिंग का हक मैंने आपको दे दिया ना, तो हक पास कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। ठीक है, पढ़ो नंबर 1, प्रॉक्सी मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग signed by a member authorizing another person to attend and vote at the meeting on his behalf. The person so appointed is also called proxy. Number 2, who can appoint a proxy? सर हर वो मेंबर जिसके पास अटेंड एंड वोट का पावर है। प्रॉक्सी की 3 प्रॉब्लम्स, बोल नहीं सकता, शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता, कोरम अकाउंट नहीं होगा। लेकिन हमारे आर्टिकल्स में 3 में से 2 रियायतें दी जा सकती हैं। नंबर 1, बोलना अलाउड है, शो ऑफ हैंड्स पे वोट करना अलाउड है। हम चाहें तो अपने आर्टिकल्स में ये 2 रिलैक्सेशन दे सकते हैं। नाउ एक व्यक्ति जो घुसेगा कितने का प्रॉक्सी बन के घुस सकता है? सर इसमें डबल लिमिट है। 1 person walking inside the meeting can be appointed as a proxy by maximum 50 members who cumulatively hold maximum 10% voting power। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मान लो कोई एक शेयर होल्डर है जिसके अकेले के पास ही 20% वोटिंग पावर है, तो क्या प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? हाँ, पर उसका प्रॉक्सी जो होगा वो क्या कहलाएगा? ब्राउन कलर, मतलब देन दैट प्रॉक्सी विल नॉट बी अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर मेंबर। ठीक है, देख लो क्लियर है कि नहीं? ये हाथ का लिखा हुआ पढ़ो। एक व्यक्ति कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी बन के आ सकता है यहाँ पे? और उन 50 मेंबरों के पास मैक्सिमम कितना वोटिंग पावर होता है? अच्छा, मैं मेंबर हूं, मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था, अब मैं उसको हटाना चाहता हूं, इसको कहते हैं हाउ कैन आई रिवोक प्रॉक्सी? सर 2 तरीके हैं। नंबर 1, रिवोकेशन बाय नोटिस। मैं कंपनी को नोटिस देकर रिवोक कर रहा हूं, तो नोटिस कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए? 48 आवर्स पहले। और अगर मैं खुद अटेंड करके रिवोक कर रहा हूं तब तो कोई टाइम लिमिट। The moment I walk inside the meeting, the proxy is automatically revoked। ठीक है, जनरल मीटिंग में जो नोटिस जा रहा है आपके घर पे, उसमें बताना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉक्सी अपॉइंट करने का हक है। नहीं बताएंगे तो पेनल्टी कितना? मैंने 25,000 बोल दिया था, 5,000 का पेनल्टी है। ठीक है, प्रॉक्सी फॉर्म MJT 11 कितने दिन पहले जमा करना पड़ता है? 48 आवर्स बिफोर द AGM जमा करना पड़ेगा। अगर आर्टिकल्स में 48 आवर्स से ज़्यादा का समय डिमांड किया गया तो वो वैलिड नहीं है, 48 आवर्स पहले बताने से हो जाएगा। प्रॉक्सी इनविटेशन भारत में अलाउड है कि नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है। प्रॉक्सी इनविटेशन के ऊपर मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है, अगले पेज पे दिख रहा है यहाँ। प्रॉक्सी इनविटेशन क्या होता है ये फिर से याद दिला देता हूँ। आपके घर में नोटिस आई जनरल मीटिंग की, और नोटिस के साथ एक पर्ची लगाई हुई है जिसमें ना कुछ लोगों का नाम लिखा है, और बोला है कि आप अगर खुद नहीं आओ तो इन लोगों में से किसी एक को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, प्रमोटर लोग ना आम जनता के शेयर होल्डर्स का वोटिंग पावर छीनना चाह रहे हैं, है कि नहीं है? प्रॉक्सी अपॉइंट करने का मतलब क्या है कि आपने अपना वोटिंग पावर उसको दे दिया, तो ये इसको बोलते हैं प्रॉक्सी इन्विटेशन या प्रॉक्सी सॉलिसिटेशन, जो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कंपनी से एक लिस्ट मांगते हो कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ सजेस्टेड प्रॉक्सीज बिकॉज आई डोंट नो एनीवन, तब कंपनी दे सकती है। प्रॉक्सी इनविटेशन भारत में अलाउड नहीं है, इस पे पेनल्टी है 50,000। प्रॉक्सी फॉर्म MJT 11 must be in writing and must be signed by the member who has appointed the proxy। तो मेंबर को बोलेंगे अपॉइंटर, या फिर मेंबर ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया तो वो अटॉर्नी होल्डर, या फिर अगर कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है तो रेजोल्यूशन पास करके किसी को ऑथराइज किया है वो। ब्लू बॉक्स पढ़ना।
हेलो हेलो, क्या ठीक है सबको? मैं बोलूं? ओके. If the articles of association put some special requirements about the proxy form, then such special requirements are not valid. अगर हमारे आर्टिकल्स में लिखा है कि प्रॉक्सी फॉर्म में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो अलाउड नहीं है. प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी एज पर MGT 11. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, ध्यान सुनो. हमारी कंपनी नहीं चाहती कि मेंबर्स प्रॉक्सी अपॉइंट करें, तो हमने अपने आर्टिकल्स में बकवास लिख दिया. हमने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि कोई भी मेंबर अगर प्रॉक्सी भेजना चाहता है तो उसको स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना के नोटराइज करके जमा करना पड़ेगा. ये तो ज़बरदस्ती का चोचला है ना. इतनी ज़रूरत है क्या? सीधा MGT 11 तो भर के दे देगा, काम हो गया ना. तो आप अगर ये सब एक्स्ट्रा लीगल फॉर्मेलिटी डाल रहे हो तो ये अलाउड नहीं है. इससे तो लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे, है ना. नंबर 10, अगर एक ही मेंबर ने मल्टीपल प्रॉक्सीज अपॉइंट कर दिए तो सर जिसका फॉर्म सबसे लास्ट में जमा हुआ है विद इन द वैलिड टाइम लिमिट वो वैलिड है. यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या लास्ट कम फर्स्ट सर्व होता है. ठीक है. अब मेंबर वांट्स टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म्स. एक मेंबर है जो बाकी दूसरे मेंबरों का जमा किया प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना चाहता है, तो वो कंपनी को कम से कम 3 दिन पहले नोटिस दे देगा जनरल मीटिंग के कि मैं चेक करना चाहता हूँ. और फिर वो इंस्पेक्ट कब कर सकता है? द विंडो ऑफ इंस्पेक्शन स्टार्ट्स 24 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग टिल द एंड ऑफ जनरल मीटिंग. ठीक है. तो 2 टाइम लिमिट है. अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना चाहता है देन ही मस्ट इन्फॉर्म द कंपनी, सेंड द नोटिस एटलीस्ट 3 days बिफोर. एंड इंस्पेक्शन विंडो क्या है? 24 आवर्स बिफोर GM से लेके कंक्लूजन ऑफ GM. ठीक है. चैप्टर नंबर 16. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिंग जनरल मीटिंग. ये बड़ा चैप्टर है, इसमें वोटिंग वगैरह बहुत सारा ज्ञान है और इसके अंदर तुम देखोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले 2 चैप्टर जो मैंने पढ़ाए उसमें मेमोराइज करने के लिए ज़्यादा डेटा था नहीं, तो फटफट हो गया. इसमें मेमोराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा है तो टाइम लगेगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर समरी है. ओके. वोटिंग के ऊपर कितने सेक्शंस हैं? 4 लाइन से 107, 108, 109, 110 लाइन से. इसके लिए मैंने एक मास्टर डायग्राम कॉपी में बनाया जहाँ मैं जाऊँगा. ठीक है. देन देर आर सम लूज सेक्शंस एंड देन देर आर सम लूज टॉपिक्स जो पहले से हम लोग कर चुके हैं. ओके. है ना ये डायग्राम सबके पास? चैप्टर 16 कंडक्टिंग जनरल मीटिंग वोटिंग. इधर देखो. इस डायग्राम से ना फुल पिक्चर एक बार में क्लियर हो जाता है. आपको फैसला लेना है तो 2 तरीके हैं, 2 डब्बे हैं. पहला डब्बा क्या है और दूसरा डब्बा क्या है? नो मीटिंग. अगर आप मीटिंग करना ही नहीं चाहते तब जो मेथड ऑफ वोटिंग होगा उसको क्या कहते हैं? पोस्टल बैलेट का सेक्शन नंबर 110. पोस्टल बैलेट में 2 ऑप्शन होते हैं, चिट्ठी के बदले चिट्ठी या चिट्ठी के बदले इंटरनेट. तो आई विल सेंड अ पोस्टल बैलेट लेटर टू यू एट योर होम containing all the matters on which we want to pass resolution, their explanation in entirety. At home, at your home, you will decide what to vote, yes or no, favor or against. Now, the company may conduct postal ballot with or without. अगर विथ ई वोटिंग है तो आप चिट्ठी के बदले चिट्ठी या चिट्ठी के बदले इंटरनेट दे सकते हो. अगर विदाउट ई वोटिंग है तब चिट्ठी के बदले चिट्ठी. ई वोटिंग अलग से कभी नहीं होता. ई वोटिंग 108 या तो पोस्टल बैलेट के साथ होता है या पोल के साथ, वो अलग से कभी नहीं होता. ठीक है. पोस्टल बैलेट क्लियर है. फिर मीटिंग में वोट 2 तरह से हो सकता है. शो ऑफ हैंड्स 107 जो बकवास है. शो ऑफ हैंड्स में काउंटिंग का तरीका क्या है? 1 मेंबर 1 वोट. बाकी सब में काउंटिंग का तरीका क्या है? 1 शेयर 1 वोट. 109 या फिर हम पोल कर सकते हैं. पोल में क्या होता है सर? एक स्क्रूटनाइजर बंदा बैठेगा CM में एडवोकेट. ठीक है. वो आप सबको एक पेपर बांटेगा, पोलिंग पेपर फॉर्म MGT 12.
आप उसमें अपना जो भी वोट करना करोगे, ही विल कलेक्ट योर पेपर्स एंड देन ही विल ऐड एंड फाइंड आउट द टोटल वोट्स, ओआर हुआ, एसआर हुआ कि नहीं हुआ. ही विल मेक अ रिपोर्ट नोन एज स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट, फॉर्म नंबर MGT 13. ठीक है. अच्छा, पोल जो है वो भी विथ या विदाउट ई वोटिंग हो सकता है. ठीक है. ये देखो, अब फोकस करो जरा. ई वोटिंग की सुविधा, इंटरनेट वोटिंग की सुविधा कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? लिस्टेड कंपनी ऑन द मेन बोर्ड. देखो बाकी सब जगह हम लोग पूरे कंपनियों में पढ़ते हैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी, यहाँ अलग से बोला है लिस्टेड कंपनी ऑन द मेन बोर्ड. या फिर अ कंपनी हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 मेंबर्स, जिनमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो. सिंपल सी बात है, लिस्टेड में भी 1000 के ऊपर मेंबर्स होते हैं. तो ऐसी कंपनियों को मैंडेटरी है कि उनको अपने मेंबर्स को ई वोटिंग की सुविधा देनी पड़ेगी. ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ओके. याद रखना, ई वोटिंग अलग से नहीं होता. ई वोटिंग या तो पोल के साथ होता है या पोस्टल बैलेट के साथ होता है. ये डन है कि नहीं है? ये तुम लोग बताया था ना, स्टॉक एक्सचेंज में 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, मेन बोर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बादू है. ठीक है. ई वोटिंग का प्रोसेस वो बाद में आएगा, लाइन बाय लाइन चलते हैं. कम टू सेक्शन 106. ठीक है. स्टार्ट करें. सेक्शन 106 के ठीक बगल में क्या लिखा है? इसका मतलब अगर आपके आर्टिकल्स में इसको लेके कुछ बोला है तब तो ये अप्लाई करेगा, वरना ये अप्लाई. नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स. 3 केसेस हैं जब एक कंपनी अपने किसी मेंबर का वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. नंबर 1, हाथ का लिखा पढ़ो. नंबर 2, नंबर 3. ये तीनों लियन भी कॉल्स इन अरियर में ही होता है एक्चुअली. अब तो जानते हो लियन, शेयर कैपिटल में पढ़ चुके हैं. तो कोई मेंबर अगर कॉल मनी नहीं दे रहा तो उसके वोटिंग राइट को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आर्टिकल में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, वरना नहीं. ठीक है. इन 3 मुद्दों को छोड़ के किसी भी और मुद्दे पे क्या आप अपने मेंबर का वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो क्या? सिर्फ इसी 3 मुद्दे पे आप वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि पैसा बाकी है, कॉल्स इन अरियर, एनी अदर सम ड्यू, और लियन भी सर कॉल इन अरियर में ही होता है. ठीक है. 106 क्लियर है? एक 107 बोला कि वोटिंग बाई शो ऑफ हैंड्स. इसमें कुछ भी विशेष पढ़ने के लिए नहीं है. आगे बढ़ने के पहले ये रहा मास्टर समरी, बनाया था ना ऐसा, मेमोराइज. 2 पोर्शन है, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनी. सबसे पहला कॉलम हमें क्या सिखाता है? सेक्शन नंबर 100 EGM. अभी अभी रिवाइज किए थे. EGM में कितने मेंबर्स के रिक्विजिशन भेजने पे BOD EGM कॉल करेगा? 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर नीचे 1/10 ऑफ वोटिंग पावर. सही है. अच्छा, कमाल की बात यह है कि सेक्शन 100 में और सेक्शन नंबर 111 में आंसर सेम है. चेक करो, फर्स्ट कॉलम जो बोर्ड पे दिख रहा है लाल रंग और लास्ट कॉलम जो लाल रंग दिख रहा है सेम है कि नहीं है? तो सेक्शन 100 और 111 में जो थ्रेशोल्ड है एकदम. अब सेक्शन नंबर 10 पोल अगले पेज में आ रहा है ना, वही तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना. सेक्शन 109, कितने जन के मांगने से पोल होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 वोटिंग पावर, या फिर 5 लाख रुपया PUSC. और नीचे आंसर क्या है सर? उसी में से 1/10 ऑफ वोटिंग पावर. तो यहां गुड न्यूज ये कि ऊपर का और नीचे का मैच कर रहा है. 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, खाली ऊपर एक्स्ट्रा क्या है? 1/10 ऑफ वोटिंग पावर या 5 लाख कैपिटल. ठीक है. फिर अम्ब्रेला डायग्राम फॉर रिमूविंग ऑडिटर डायरेक्टर. अम्ब्रेला डायग्राम के लिए स्पेशल नोटिस कितने से आना चाहिए? सर वहां बहुत कम है, 1/10 नहीं 1% है ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वोटिंग पावर
या फिर 5 लाख रुपया पेड अप कैपिटल, ठीक है, और नीचे अलग से कुछ नहीं, वो लिखने को लिख सकते हो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, 1% ऑफ वोटिंग पावर। अभी मेरे सामने 108 है, 108 के लिए मैंने कॉपी में नोट्स दिया था ना भयंकर, ये तुम्हारे सामने है, तुम पढ़ो, जो हार्ड होगा वो मैं बोलूंगा, 1 से 6 तक पढ़ो। पढ़ लिया? 1 से 6 तो इजी है। 7 नंबर, लुक एट द डायग्राम। जनरल मीटिंग के 21 डेज पहले नोटिस भी जाएगा और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी जाएगा। जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले के डेट को क्या बोलते हैं? जो बंदा इस दिन मेंबर है वही एलिजिबल है टू कास्ट रिमोट वोट या फिर आके अटेंड एंड वोट, ठीक है। इंटरनेट वोटिंग लाइन कब तक खुली है सर? एटलीस्ट 3 days and ends on 5 PM on the day before जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग खत्म होने के बाद कितने दिन के अंदर स्क्रूटनाइजर अपना फाइनल रिपोर्ट दे देगा? 8 नंबर, Can cutoff date be 8 days earlier than the general meeting? सर 7 दिन मिनिमम है कि मैक्सिमम है? सी यू वांट द कट ऑफ डेट टू बी वेरी क्लोज टू द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, तो वो 7 दिन से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। वो 6 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, पर वो 8 दिन या 9 दिन। क्लियर है? रीड किया ना? जनरल मीटिंग के दिन तुम लोग आओगे, ठीक है, तुम लोग जो वोटिंग करोगे वो बाई पोल होगा, 1 शेयर 1 वोट। फिर तुम्हारे वोटिंग के बाद ही जो स्क्रूटनाइजर है वो अनब्लॉक करेगा 2 विटनेस के प्रेजेंट में ई वोट्स और तुम्हारे वोट्स को कंबाइन करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट बनाकर दे देगा चेयरमैन को विदिन 3 days। 3 days के बाद वो रिपोर्ट वेबसाइट पे डाल दी जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंस कर दी जाएगी। 2 नंबर बॉक्स सबने पढ़ा? आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। Which companies are mandatorily required to offer the facility of remote voting to its members? Listed on the, या फिर कंपनी हैविंग greater than equal to 1000? कौन सी कंपनियां लिस्टेड है पर जरूरी नहीं है सर? लिस्टेड ऑन स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज या लिस्टेड ऑन IGP? और एक है 3 नंबर, निधि कंपनी। निधि कंपनी में भी ना छोटे मोटे हजारों शेयरहोल्डर्स होते हैं, तो उनको भी ई वोटिंग देने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ डेट का भाषा याद करो, ब्राउन कलर में। नॉट अर्लियर देन 7 days का ना स्टूडेंट लोग गलत मतलब सोचते हैं, वो सोचते हैं नॉट लेस देन 7 days। वो क्या सोचते हैं? नॉट लेस देन, तभी वो बोलते हैं सर यहाँ तो लिखा है नॉट लेस देन 7, मतलब कम से कम 7 days। अरे इंग्लिश का वो मत करो यार, नॉट लेस देन नहीं लिखा है, नॉट अर्लियर देन लिखा है। अर्लियर मतलब मैं यहां से देखूंगा ना कि आज मेरे घर पे चिट्ठी आई, AGM दूर है, उसके 7 दिन पहले कट ऑफ डेट, उससे पहले अर्लियर नहीं होना चाहिए। मतलब इंग्लिश ऐसे सोचो कि सपोज आज का डेट है, आज 1st है, आज 1st ऑफ सम मंथ है, 24 तारीख को AGM है, ठीक है, दूर है अभी मेरे से, और लेट्स से कट ऑफ डेट इन्होंने बोला 17 तारीख को, तो नॉट अर्लियर देन 17 तारीख, मतलब 17 के पहले नहीं हो सकता, यानी 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन नहीं हो सकता। समझ रहे हो? दूर हो सकता है, पास नहीं हो सकता। मतलब लेस देन 7 days चलेगा, मोर देन 7 days नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो MCQ की दुनिया में तुमको ये भाषा याद करनी पड़ेगी। कट ऑफ डेट कैन नॉट बी 7 days। कौन होता है स्क्रूटिनाइजर? ग्रीन। ये प्रोफेशनल लोग या एनी अदर पर्सन ऑफ रेप्यूट, मतलब रेप्यूटेड पर्सन है, प्रोफेशनल है, ठीक है, जो पूरे ई वोटिंग प्रोसेस को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट कर सके। अब मेरे सामने क्या है? डिमांड फॉर पोल।
ठीक है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 109, 110 ये दोनों सेक्शन बहुत गहन है, मतलब इनमें बहुत डिटेल है याद करने के लिए। समझाया हुआ मेरा है, समझाना नहीं है, याद करना है डेटा को। तो प्रेम से अभी के अभी 109 और 110 को याद कर लो अच्छे से। आई विल गिव यू टाइम। सेक्शन नंबर 109, वोटिंग बाय पोल। पोल में काउंटिंग कैसे होता है? 1 शेयर 1 वोट। नंबर 1, कितने लोगों के डिमांड करने पे पोल होगा? देखिए, चेयरमैन अपनी इच्छा से तो पोल करा ही सकता है, या फिर अगर आप लोग मांगेंगे तो पोल कराना मैंडेटरी है। आप लोगों में से कितने लोगों के मांगने से होगा? इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर और 5 लाख रुपया पेड अप कैपिटल। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। इतने लोग अगर आप लोग आके मेरे को बोलोगे पोल कराओ तो मेरे को कराना पड़ेगा। अच्छा, पोल अनाउंस करने के बाद तुम लोग वापस आके बोलते रहने दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, जिन्होंने पोल डिमांड किया वो अपनी डिमांड को विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2 पढ़ो। नंबर 2 पढ़ लिया? ठीक है, क्लियर है? अब मेरी बात को सुनो। शो ऑफ हैंड्स हो चुका था, डिसीजन लिया जा चुका था, उसके बाद आप लोग आके पोल डिमांड कर रहे हो, कराना पड़ेगा? हाँ। और फिर शो ऑफ हैंड्स का नतीजा माना जाएगा कि पोल का नतीजा? पोल का नतीजा। अच्छा, हमने पहले ही वोट पोल से करा लिया, तो क्या आप आके शो ऑफ हैंड डिमांड कर सकते हो? शो ऑफ हैंड के बाद पोल डिमांड हो सकता है, पर पोल के बाद शो ऑफ हैंड डिमांड। याद रखना, शो ऑफ हैंड और पोल में अगर लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन? पोल। टाइम लिमिट ऑफ कंडक्टिंग पोल। 2 ऐसे मुद्दे होते हैं जब आप लोग बोलोगे तो हाथों हाथ पोल कराना पड़ेगा। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन या एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। उसको छोड़ के बाकी कोई भी मुद्दे पे अगर पोल कराना है तो विद इन 48 आवर्स अरेंजमेंट किया जा सकता है। पोल के लिए जो अपना हीरो है स्क्रूटनाइजर, वो आप लोगों को क्या बांटेगा और फिर आप लोगों से रिजल्ट पेपर कलेक्ट करके रिजल्ट बनाएगा, उसको बोलते हैं स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट। फॉर्म नंबर। नॉर्मली वो अपनी स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट कितने दिन में दे सकता है? 7 दिन, लेकिन अगर ई वोटिंग हुआ है तो 3 दिन। प्लीज ये ब्लू बॉक्स याद करो। ठीक है, बोलूँ मैं? लास्ट बेंच। ठीक है, तुम ही बताना मेरे को, बैठे बैठे। पोल में स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट कितने दिन के अंदर देता है? 7 दिन। और बोलो, पूरा बोलो, बोलो 7 दिन, लेकिन अगर ई वोटिंग है तो 3 दिन। ठीक है। 5 नंबर, पोल से जो भी नतीजा आएगा माना जाएगा वो मीटिंग का फैसला है। ये रेफरेंस है। अब 110, पोस्टल बैलेट। सर, पोस्टल बैलेट के ठीक बगल में क्या लिखा है? नो मीटिंग। गोदरेज इंडस्ट्री के केस में कोर्ट का जजमेंट क्या था? पढ़ो, ये हाइलाइटर ऑरेंज में। पोस्टल बैलेट इज अ डर्टी सब्सटीट्यूट ऑफ EGM. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, why postal ballot is not a substitute of AGM? It is compulsory to conduct AGM every year. तो AGM के बदले आप पोस्टल बैलेट कर ही नहीं सकते, AGM तो मैंडेटरी है। तो पोस्टल बैलेट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ EGM, ये समझ में आ गया। माय सेकंड क्वेश्चन, why is postal ballot a dirty substitute of EGM? बिकॉज सर मीटिंग बेटर होता है ना, मीटिंग में तो लोग आपस में बातचीत करेंगे, ओपिनियन डिस्कशन होगा, तो लोगों का मत चेंज होगा। पोस्टल बैलेट में आप घर से अपना चुपके से वोट कर दोगे तो किसी को सच झूठ तो पता चलेगा ही नहीं। देखो यार, लोगों का ना ओपिनियन बहुत फ्रेजाइल होता है, बदलते रहता है। इसका मैं तुमको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास गंदे एग्जांपल भी हैं जिनको बोलने से मेरा सीधा वो चालू हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा मेरा, लेकिन मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। 2020 की बात है, ठीक है। आई वॉज नॉट अ फादर एट दैट टाइम, ओके। तो 2020 में स्कूल्स बंद हुए थे कि नहीं हुए थे? लॉकडाउन हुआ था।
तुम समझ रहे हो, मतलब ये मेरा ओपिनियन नहीं, बिकॉज 2020 में मैं पेरेंट नहीं था, मैं तो पेरेंट बना हूँ 2021 में बाद में, ठीक है। 2020 में जब स्कूल्स में मतलब लॉकडाउन स्कूल नहीं कर रहा था, तब माँ बाप पीछे पड़ते, लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो। तो लॉकडाउन चालू हो गया, स्कूल्स बंद होने लग गए। और उस वक्त तो हड़बड़ी थी, तो ऑनलाइन क्लासेस का भी कोई अरेंजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता था। आज तो है। एक समय जब बीत गया, काफ़ी महीने बीत गए, तब वही पेरेंट्स पीछे पड़ गए, स्कूल खोलो बिकॉज और इसको झेला नहीं जा रहा है। तुम समझ रहे हो, मतलब लोगों का ओपिनियन जो है ना फ्रेजाइल है, कुछ भी करो मौत है, मतलब पीपल आर नेवर मतलब ओके विद एनीथिंग, समझ रहे हो। जैसे, और इसका जो गंदा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है वो ये, आईसीआई एग्ज़ाम को कभी भी पोस्टपोन करता है, तो होना क्या चाहिए, खुशी होना चाहिए कि हाँ भाई चलो और टाइम मिला पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस वक्त इंटरनेट पे आके आईसीआई को ज़बरदस्त कोसना चालू कर देते हैं कि हमारे भविष्य की चिंता नहीं है, हमारा 1 महीना लेट हो गया, मैं तो इतना प्रिपेयर था, तुम्हारा AIR 1 आने वाला था, तुम इतना प्रिपेयर थे। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट को खुश होना चाहिए, और वो इंटरनेट में आके बकवास कर रहा है। और ये स्पेशली हुआ था 2020 में। 2020 में इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन करी थी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वो नवंबर में, और नवंबर वाला भी दिसंबर में हुआ था। उसमें एक मतलब साइको लोग हैं, मैं बता रहा हूं। और ऐसा नहीं कि चिल्ड्रन आर साइको, द पेरेंट्स आर तो ट्रिपल साइको। और पेरेंट्स मतलब स्कूल वाला पेरेंट नहीं, सीए स्टूडेंट्स उस वक्त जो पहले बोल रहे थे कि पोस्टपोन करो नहीं तो कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे, सीए तो बाद में बनेंगे। जब एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग का 6 महीना वेस्ट हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा। और सीए का जो बाप है वो भी सीए है, मतलब जो सीए स्टूडेंट था उसका जो बाप है वो भी सीए है। वो एक लंबा सा ओपन लेटर बना के इंटरनेट पे डाला था, तुम लोग सर्च मारोगे ना गूगल पे आ जाएगा। उसका लेटर पढ़ के तुमको ऐसा मन करेगा कि एक बार इस आदमी का फोन नंबर निकलवा लें, एड्रेस निकलवा, जाके गुंडे लेके इसको शूट के आए। मतलब वो तुम पढ़ेगा ओपन लेटर, तुम्हारा दिमाग एकदम अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहा है, बस कोसना है उसको बस कोसना है, मतलब समझ रहे हो। उसको राइट रॉन्ग लॉजिक इन लॉजिक से कहीं कोई तात्पर्य है ही नहीं, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना पोस्टल बैलेट से जब भी कोई फैसला होगा तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज सब अपने घर में बैठ के तो कोई कुछ भी बोल लेगा ना, सामने सामने आएंगे, बात करेंगे, तब फैसला होगा, तो तब सही होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए अदालत ने बोला इट इज अ डर्टी सब्स्टिट्यूट ऑफ ईजीएम। और बाद में तो अमेंडमेंट आ गया, गवर्नमेंट ने तो अमेंडमेंट लाके बोला कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लिस्टेड और 1000 मेंबर वाली, ये चाहें तो पोस्टल बैलेट करें या चाहें तो क्या करें, बोलो, सब मैं ही बोलूं, ईजीएम प्लस ई वोटिंग। क्योंकि ईजीएम प्लस ई वोटिंग में दोनों सुविधा है, जिसको घर से करना है, जिसको आके करना है आके। ये पढ़ना। अब ये देखो, ये मास्टर समरी चार्ट है, इंपॉर्टेंट, लाल वाला डब्बा, गौर से। 6 ऐसे मैटर है जहां आप पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते। दादा तो है ही, और दूसरा दा क्या है, डायरेक्टर का रिमूवल, इसमें अलाउड ही नहीं है पोस्टल बैलेट, मीटिंग होना पड़ेगा। फिर 10 मैटर की लिस्ट है पीछे पेज में, याद है क्या 10 मैटर? सर याद नहीं है, नहीं याद है, वो किसी को भी याद, तो वही तो अभी याद करना है ना अपने को, करेंगे। अरे अबे इधर देखो, पहले 10 मैटर की वो लिस्ट है जहां पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। अब इसमें कैच है, फॉर द बिग कंपनीज विच मीन्स लिस्टेड इन 1000 मेंबर, यू हैव अ चॉइस, या तो वो 10 मैटर पे पोस्टल बैलेट या ईजीएम प्लस ई वोटिंग। बाकी कंपनियों के लिए पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। केस 1 केस 2 पढ़ो। सही लिखा है ना सर? अच्छा, ये 6 और 10 को छोड़ के, 16 मैटर को छोड़ के बाकी कोई भी मैटर हो, वहां पर बीओडी की चॉइस है कि मीटिंग करना है कि पोस्टल बैलेट। दादा का फुल फॉर्म तो आता ही है। ये चालू करें, पलटो, डायलॉग क्या लिखा है?
डायलॉग क्या लिखा है? पोस्ट, चिट्ठी के बदले चिट्ठी या इंटरनेट, ठीक है। पोस्टल बैलेट, पहला पॉइंट, रिप्लाई कैसे आ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, सेकंड, पोस्टल बैलेट कब कंडक्ट करना पड़ता है? बगल में मैंने हाथ से क्या लिखा है? अभी वो रेड बॉक्स पढ़ के आए। अब सर मेहनत है, अब मेहनत है। अब तुम ये सब जानते हो, चेक कर लो, जानते हो कि नहीं जानते हो, मेरे को बताओ। अरे ब्लू कलर में 7 पॉइंट जानते हो कि नहीं जानते हो? बायबैक पढ़ा दिया तो मैं, सेक्शन नंबर 68, वेरिएशन ऑफ राइट्स, सेक्शन नंबर 48, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स 43, पहला सेक्शन शेयर कैपिटल का। आईपीओ का प्रोसीड्स यूज करना है, सेक्शन 27, चेंज ऑफ ऑफिस, पब्लिक प्राइवेट ऑब्जेक्ट, वो तो मेमोरेंडम आर्टिकल उस समय ही हो गया। अब याद करो, अच्छे से याद करो, आदमी की तरह एकदम याद करो, मतलब इंसान की तरह याद करो। ब्लू भी करोगे, रेड भी करोगे, ब्लू रेड दोनों करोगे। लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में इसके ऊपर, 4 मार्क का, कि बताइए वो 10 के 10 मैटर। एमसीक्यू में तो आ सकता है, तो तुमको दोनों तरह से याद करना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है तो यू कैन पिक द रॉन्ग वन आउट। मान लो मैं एक एमसीक्यू दिया, उसमें 3 ऑप्शन यहाँ से और एक कुछ रैंडम है, तो वो रैंडम चूज करके आना चाहिए। और अगर लंबा क्वेश्चन पूछा बताइए वो 10 मैटर क्या, तो वो भी आना चाहिए। नहीं तो वहाँ पे बड़ा दुख हो जाएगा एग्जाम हॉल में कि यार मेरे को तो ये आता था 10 मैटर, बस याद नहीं, मैं लिख नहीं पा रहा। ठीक है, तुम देखो, तुमको थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकता हूँ यार। ये जो पहला 3 पॉइंट है ना, ये बेसिकली चेंज ऑफ मोआ हुआ है। देख ले, पहला वाला क्या बता मेरे को? चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, नसौलका का ओ। अच्छा, ओ के ऊपर क्या आता है? एस, सिचुएशन। 3 नंबर पढ़ो, मतलब वही सिचुएशन, तो नसौलका का सो है। और पब्लिक प्राइवेट कंपनी को जो कन्वर्जन करना पड़ता है वो भी तो मोआ हुआ चेंज करके ही होता है। बी नंबर पढ़ो, क्या लिखा है? पब्लिक टू प्राइवेट की प्राइवेट टू पब्लिक? सर प्राइवेट टू पब्लिक तो आसान है, उसमें नौटंकी नहीं है। पब्लिक टू प्राइवेट झमेला है ना। तो ये 3 तो मोआ हुआ वाले हैं। अब सावधान, ये 4 अगर आप गौर से देखो तो शेयर कैपिटल से तो जुड़े हुए हैं ना, शेयर से ही। जैसे पहला वाला केस आईपीओ किए थे हम लोग शेयर्स का, तो पैसा आया, प्रोजेक्ट P1 से P2 में डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए नोटिस जाता है पास 1, और एसआर पास होता है बाय पोस्टल बैलेट। नाउ नोटिस एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट, कराया था ना रिवाइज, ये सेक्शन 27। ये 3 देखो शेयर कैपिटल में पड़ेगी नहीं। डिफरेंशियल इक्विटी शेयर, पहला सेक्शन 43, ठीक है। दूसरा वेरिएशन ऑफ राइट्स 48, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर का राइट चेंज कर रहे हैं। और लास्ट वाला बाय बैक। ये 7 तो अपने औकात में याद करो अच्छे से। और फिर 3 बोलो, एसएसडी का फॉर्म स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, दूसरा स्लम सेल, लोन अंडर सेक्शन 186। ये 10 पॉइंट याद करो। पहला 3 पॉइंट किस पे है? मोआ ओआ चेंज से कनेक्टेड है। बाद का 4 शेयर से ही कनेक्टेड है, ठीक है। और 3 तो ऊपर का है, एसएसएल। ये लिखो तो एक बार यार। ठीक है, लिखना हो चुका सबका, हटा दूं? कौन सी कंपनी इस पर पोस्टल बैलेट अप्लाई करता ही नहीं है? सर जिसमें 200 नहीं, पोस्टल बैलेट, तुम ई वोटिंग सोच रहा है, 1000 नहीं 200, जिसमें 200 से कम मेंबर्स हो, ठीक है।
पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने जब पॉइंट नंबर 2 लिख दिया तो 1 की जरूरत थी क्या? 1 में क्या लिखा है सर? उसमें तो 200 से कम ही होता है, एक ही तो होता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं। आप सीधा बोलो, जिन कंपनियों में 200 से कम होता है जरूरत नहीं है। मैं तो सिंपल बोल रहा हूं, ऑल ओपीसीज, ऑल प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्टल बैलेट, even the public companies which have less than equal to 200 members, they are also exempted. बेसिकली सच बात तो ये है ना कि सारी की सारी अनलिस्टेड कंपनीज एक तरह से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं होती उसमें 200 से ऊपर मेंबर होते भी नहीं है। ये हल्दीराम वगैरह, ये Hyundai जो पब्लिक कंपनी बना के बैठा है, इसमें कितने शेयर होल्डर्स हैं? मुश्किल से 10 होंगे घर के परिवार के लोग, 200 पार नहीं होगा, ठीक है। टाइम लिमिट, पोस्टल बैलेट का जवाब आप लोगों से कब तक आ जाना चाहिए? हाइलाइटर, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन यू रिसीव्ड एट योर होम। डेट ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस है, ठीक है। वहां से जो भी जवाब आ जाएगा 30 दिन के अंदर क्लोज। अब फिर हम लोग स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बना के 7 दिन में दे देगा, लेकिन अगर ई वोटिंग के साथ हुआ है तो 7 दिन होगा कि 3 दिन? 3 दिन, 3 दिन मिल गया। इंपॉर्टेंट, एनी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड एट अ जनरल मीटिंग। अच्छा, पोस्टल बैलेट के रेजोल्यूशन को आप मिनट्स बुक में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अबे लिखोगे ना, सोच क्या रहे हो? ये क्या लिखा है? प्रोसीजर, जो कि रूल्स में। आओ एक बार प्रोसीजर भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, जो जो इंपॉर्टेंट है सब पढ़ लो। प्रोसीजर, कंपनी सबसे पहले आपको नोटिस भेजेगी, नोटिस के अंदर सारे रेजोल्यूशन विद रीजंस रहेंगे ना, और आप जवाब दे सकते हो नंबर 1 पोस्ट से या नंबर 2 ईमेल से, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस की इशू ऑफ नोटिस, इशू डिस्पैच। पॉइंट नंबर 2, कंपनी आपको पोस्टल बैलेट का चिट्ठी ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं देगा। कैसे देगा? पढ़ो, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑर्डिनरी पोस्ट अलाउड नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं है? सर हैंड डिलीवरी भी नहीं है। देखो आप, हैंड डिलीवरी भी, अरे पोस्टल बैलेट के नाम में पोस्ट है, तो या तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर से होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होगा। ना हैंड डिलीवरी है ना ऑर्डिनरी पोस्ट है। न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, इंग्लिश एंड वर्नैक्युलर। वेबसाइट पे डलेगा। नंबर 5, एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा। नंबर 6, 30 दिन में आपका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। नंबर 7, 7 दिन में वो रिपोर्ट देगा। अगर ई वोटिंग है तो 3 दिन में रिपोर्ट देगा। रिजल्ट कंपनी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। 9 नंबर, जिस व्यक्ति ने भी पोस्टल बैलेट के जवाब या चिट्ठियों को जो आपका रिप्लाई आया है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसको सजा है 6 महीने तक की जेल या फाइन या बोथ। कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, कितने मेंबर्स ने जवाब दिया, किसका हाँ था किसका ना था, किनका जवाब फटा फूटा गंदा सा आया हमारे पास। म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है एक पेपर उठाओ ऐसे कुछ मुझे फोड़ दो, उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड, ठीक है। नंबर 11, प्रिजर्व बैलेट पेपर्स। कंपनी बैलेट पेपर प्रिजर्व करेगा और मिनट्स में रिकॉर्ड तो करेगा ही। ये बता चुका हूँ मैनर ऑफ वोटिंग इन ई बैलेट, इन पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में जब आप वोट कर रहे हो तो काउंटिंग का तरीका क्या होता है? 1 शेयर 1 वोट। तुम्हारे पास 1000 शेयर है, तुमने घर में बोला मेरा 700 शेयर में मैं फेवर कर रहा हूँ, 300 में अगेंस्ट कर रहा हूँ। ऐसा कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना, ये फैसिलिटी, यही तो समझाया था इसमें। क्या है कि तुम 100% फेवर में, तुम 70% फेवर में हो, तो तुमने बोला 700 फेवर में 300 अगेंस्ट में, वो भी तुम कर सकते हो, वो अलाउड है। ज़्यादातर लोग ऐसे करते नहीं हैं पर अलाउड है, किया जा सकता है। कोई भी फैसला जो हम लेते हैं, कोई कोई फैसला ऐसा होता है जिसमें हम लोग एकदम 100% श्योर होते हैं, लेकिन कोई कोई फैसला में तो हम लोग डाइसी होते हैं ना, तो वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप ऐसा अपना शेयर्स को डिवाइड करके वोट कर सकते हो। 111, इधर इधर, क्या मेंबर्स सामने होने वाली मीटिंग में कोई एजेंडा डलवा सकते हैं क्या? हाँ, पर उसके लिए उनको 6 हफ्ते पहले बताना पड़ेगा। दैट्स अ प्रॉब्लम सर। 6 हफ्ते पहले तुमको पता ही नहीं रहता कि मीटिंग होने वाली है, हमको तो 21 डेज पहले पता चलता है। तो वही एक आप एक अनुमान लगा के पहले से भेज सकते हो, ठीक है, कि भाई हम सामने वाली मीटिंग में ये भी एजेंडा डलवाना चाहते हैं।
या फिर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना चाहते हो, कोई एजेंडा डलवाना नहीं है, कोई मैटर प्रपोज नहीं करना है, मतलब यू डोंट वांट टू प्रपोज अ रेजोल्यूशन, यू जस्ट वांट टू सर्कुलेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग एजेंडा ऑफ द मीटिंग, तो वो कितने दिन पहले आप सर्कुलेट कर सकते हो? 14 दिन, 2 वीक, ठीक है। तो 3 वीक पहले नोटिस आया, उसमें एजेंडा था, उसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना है, कर सकते हो, पर सर्कुलेट करने का एक्सपेंसेस आपको देना पड़ेगा। अच्छा, कितने मेंबर के देने से ऐसा हो जाएगा? एक जन के बोलने से तो होगा नहीं। सेम एज सेक्शन 100, मतलब 1/10 ऑफ ESC या फिर VP। क्लियर है? 30 सेकेंड्स। ओके, हटा दूं? ये था 111। 112 प्रेसिडेंट गवर्नर जिसको भेजते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, कॉर्पोरेट शेड्यूल जिसको भेजते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ORSR का फॉर्मूला ये पढ़ना पड़ेगा एक बार। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय OR, तो तुम खाली इतना नहीं बोलोगे VF मोर देन VA, तुम बोलोगे OR is deemed to be passed if the 2 conditions are satisfied. Number 1 condition, the notice was duly sent to you, and number 2, votes in favor more than votes against. SR is deemed to be passed when 3 conditions are satisfied. Number 1, resolution will be passed as a special resolution. ये बात notice में था, notice was duly given and votes in favor was greater than equal to 3 times votes against. ठीक है। 115 इस्तेमाल कब होता है? जब आप एजेंडा प्रपोज कर रहे हो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर डायरेक्टर, तो आप लोग मतलब छोटे से 1% वोटिंग पावर या 5 लाख वाले कंपनी को क्या दे दोगे? स्पेशल नोटिस 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग कि हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि ऑडिटर डायरेक्टर को हटाया जाए, उसके बदले इसको लगाया जाए। कंपनी आपकी स्पेशल नोटिस का कॉपी उसको भेज देगी, वो अपने बचाव में कुछ रिप्रेजेंटेशन लेटर दे सकता है। अगर रिप्रेजेंटेशन में डिफेमेटरी रिमार्क्स लिखा तो NCLT में कंप्लेन कर देंगे। 7 दिन पहले कंपनी रिप्रेजेंटेशन लेटर और स्पेशल नोटिस सर्कुलेट करेगी सारे मेंबर्स को। AGM में अगर OR पास हो गया तो वो हट जाएगा, और उसके बदले अगर कोई सब्स्टिट्यूट आना है तो आ जाएगा OR पास करके। ठीक है, इसके सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा होगा, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है बहुत सुंदर से। ओके है ना? स्पेशल नोटिस आप लोग कंपनी को कब तक दोगे? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, बट नॉट मोर देन कम से कम 14 दिन पहले दोगे, पर ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, उससे पहले नहीं दोगे। मैं कंपनी को अभी स्पेशल नोटिस देके ये नहीं बोल सकता कि 2026 आने दो, हटवाएंगे ऑडिटर। मैक्सिमम 3 महीना पहले बताओगे और मिनिमम 14 दिन पहले बताओगे। MCQ लिखा है कि नहीं बगल में? क्या ठीक है ना? ओके। कंपनी वो 7 दिन पहले सबको बताती है, अगर टाइम नहीं है तो कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देके भी बता सकती है। ये जो 7 डेज है ये क्या है? 7 क्लियर डेज। वो कौन से 4 मैटर्स के लिए स्पेशल नोटिस लगता है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 140, removal of auditor and proposal of a new auditor, appointment of a new auditor 140, removal of director 169, removal of director and appointment of a new director 169। 116 जो रेजोल्यूशन अर्जेंट मीटिंग के दिन पास हुआ उसको यही माना जाएगा कि वो अर्जेंट मीटिंग के दिन पास हुआ है, उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो ओरिजिनल के दिन पास हुआ है। अब मैं कौन सा चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ? जनरल मीटिंग का आखिरी चैप्टर, चैप्टर 17 पोस्ट मीटिंग फॉर्मेलिटी। इसके पहले वाले सेक्शन में थोड़ा मेमोराइज करना पड़ता है। इसका पहला सेक्शन है 117। क्या लिखा है? डायग्राम पढ़ो। कंपनी विल फाइल सर्टेन रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स विथ ROC इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर। तो MGD 14 कब कब जमा होता है उसकी एक लिस्ट है। वो लिस्ट का एक सुंदर सा समरी मैंने ये ब्लू डब्बा बना रखा है। क्या लिखा है बगल में? देखो, लर्न। तो याद करते हैं इसको। नंबर A, जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा फाइल करो R का कॉपी। नंबर B,
जब जब यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होगा। कब होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन पास? कर रहे हैं ना अपने एंट्रेंचमेंट रेगुलेशंस के केस में कंडीशंस मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर, या फिर एक प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट डालना है तो यूआर। तो यार जब एसआर में ही जमा हो रहा है तो एसआर से ऊपर कुछ होगा तब तो जमा होना ही चाहिए। नंबर 3, एमडी के अपॉइंटमेंट में, एमडी के अपॉइंटमेंट का सेक्शन नंबर क्या देख के 196 क्या पास होता है? बीआर, ओआर एंड शेड्यूल 5। तो जैसे ही आप एमडी के अपॉइंटमेंट के लिए बीआर पास करते हो वैसे ही आपको जमा करना पड़ेगा। क्या जमा करना पड़ेगा सर? आर या ए, मतलब एमडी के अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन या फिर एमडी के अपॉइंटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। नंबर 4, स्पेसिफाइड मेजॉरिटी इन क्लास मीटिंग। अब तो समझ में आएगा। वी हैव डन शेयर कैपिटल चैप्टर। शेयर कैपिटल में अंडर सेक्शन 48, ये ब्राउन पढ़ो। ब्रेक के पहले भी 48 आया था ना पोस्टल बैलेट में। 48 क्या है? वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। या तो एसआर पास करो इन क्लास मीटिंग, या फिर उस क्लास के शेयर होल्डर्स का 3/4 वैल्यू होल्ड करने वाले जो लोग अप्रूव करते तो होगा। तो या तो रिटर्न कंसेंट ऑफ 3/4 या एसआर इन क्लास मीटिंग। तो ये भी एसआर या उसके ऊपर ही है ना, तो एमजीडी 14 जमा होना चाहिए। अब उसके साथ आप क्या अटैच करोगे? आर या ए, रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट। तो ये 2 पॉइंट में रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट जमा होता है, एमसीक्यू में आ सकता है। नंबर ई हट गया, बला टली, अच्छा हुआ। नंबर एफ, वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर सेक्शन नंबर देख के बोलो 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। उसमें सर या तो ओआर होता है कि एसआर होता है, जो भी होता है, चाहे ओआर चाहे एसआर, आपको एमजीडी 14 जमा करना पड़ेगा। वेरी गुड। नंबर जी, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर 13 मैटर्स अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। ये रहा देखो ना, 13 मैटर्स। वो 13 मैटर्स बताया था ना, सीबीडी बिल, आदत, पीके, ए, याद करने की जरूरत नहीं है। 3 स्पेशल केसेस है इसमें। नंबर 1, ये वाले रेजोल्यूशंस जमा तो हो जाएंगे, ये बोर्ड रेजोल्यूशंस है, ये एमजीडी 14 में जमा तो हो जाएंगे, पर ये ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन नहीं है। बैंक, एनबीएफसी, एचएफसी को ना इनमें लोन वगैरह देते वक्त रेजोल्यूशन पास करना नहीं पड़ता, तो एमजीडी 14 भी जमा करना, क्योंकि वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लास्ट वाला, प्राइवेट कंपनी को 117 का 3 का ए से एफ फॉलो करना है, पर जी फॉलो, मतलब प्राइवेट कंपनी इन मुद्दों पे एमजीडी 14 जमा नहीं करेगा। लास्ट, एनी अदर, जो भारत सरकार फ्यूचर में नोटिफाई करे तो करेगा, तो हम भी बढ़ाएंगे। अगर एमजीडी 14 जमा नहीं करोगे तो कितने की सजा है सर? कंपनी के ऊपर 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे अप टू 2 लाख। ऑफिसर पे कितना? सेम 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे अप टू 50,000। 117 हो गया। अभी कहाँ आ गए हम लोग? 100। अब तो जिंदगी आसान है। 118 क्या है? मिनट्स, चाहे जनरल मीटिंग का मिनट्स हो चाहे बोर्ड मीटिंग का। याद करते हैं, मिनट्स शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन, साइंड विद इन सेम 30 days, signed by the chairman of that meeting or any director authorized by the board। उस तरह बोर्ड मीटिंग prepared within, no time limit for signing, signed by the chairman of that board meeting or the next board meeting, क्योंकि बोर्ड मीटिंग 4 बार होता है साल में कम से कम। What do you mean by minutes? Minutes is a written record of the proceedings of the meetings or postal ballot। Number 2, अलग अलग टाइप के मीटिंग्स और पोस्टल बैलेट के लिए अलग अलग मिनट्स बुक रखेंगे। जनरल मीटिंग के लिए रखेंगे जिसमें एजीएम, ईजीएम, पोस्टल बैलेट डालेंगे। बोर्ड मीटिंग के लिए अलग रखेंगे, कमेटी मीटिंग के लिए अलग रखेंगे, क्रेडिटर्स मीटिंग के लिए अलग मिनट्स बुक रखेंगे। क्या मिनट्स बुक आप लूज शीट में मेंटेन कर सकते हो क्या? हाँ, 3 कंडीशन, सीरियली नंबर्ड, सेफ कस्टडी, बाउंड एट रीजनेबल इंटरवल, 6 महीने में बाइंड कर लेना। साइनिंग का चार्ट में हो चुका, बगल में देखो करा चुका। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट को भी आप मिनट्स में रिकॉर्ड करोगे, और जब आप पोस्टल बैलेट को जनरल मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड करोगे तो आप इन बातों का ख्याल रखोगे। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ पोस्टल बैलेट, रिजल्ट ऑफ वोटिंग, समरी ऑफ स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, डेट ऑफ मेकिंग द एंट्री। ठीक है। रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट जैसे ही पास होता है वहां से 30 दिन के अंदर मिनट्स में रिकॉर्ड कर देना। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कंपनी हूँ, मैंने आप सबको पोस्टल बैलेट की चिट्ठी भेजी, वहां से 30 दिन के अंदर आपका जवाब आएगा, दैट इज द लास्ट डेट। फिर वहां से उसी दिन रेजोल्यूशन पास हो गया, रिपोर्ट वगैरह बन जाएगा 7-3 दिन में, पर रेजोल्यूशन तो पास हो गया, वहां से अगले 30 दिन के अंदर मैं मिनट्स बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो 30-30
60। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में जितने भी डायरेक्टर अटेंडेंस लगाए हैं सबका नाम लिखो, और किसी भी मुद्दे पे जो लोग ना 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 बोले उनका नाम लिखो। डिसेंटिंग डायरेक्टर्स, मिनट्स में ये 4 चीजें नहीं आएंगी। दीदी, डिफेमेटरी, डेट्रीमेंटल, इमटेरियल, इररेलेवेंट। चेयरमैन को हक है एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन कि कौन सा डलेगा कौन सा। मिनट्स है सदा के लिए, प्रिजर्व परमानेंटली आइदर विद द CS और विद एनी डायरेक्टर और विद एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एंड केप्ट एट सच प्लेस एज अप्रूव्ड। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी। SS1 बोर्ड मीटिंग का होता है, SS2 जनरल मीटिंग का। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000 5,000। किसी ने अगर जानबूझ के मिनट्स के साथ छेड़खानी की तो 2 साल का जेल एंड 25,000 से 1 लाख का पेनल्टी। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर, रीड। इसमें क्या लिखा है? बोला कि नॉर्मली ये सेक्शन 118 मिनट्स वाला सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाई नहीं करता अनलेस उनके आर्टिकल्स में ऐसा कोई नियम हो कि मिनट्स विल बी सर्कुलेटेड फॉर कंफर्मेशन बाय ऑल दी मेंबर्स, तब फिर उनको भी 30 दिन में मिनट्स बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन, क्या मेंबर्स को हक है कि वो जनरल मीटिंग के मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं? हाँ, पर बोर्ड मीटिंग के इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। कंपनी को अपना मिनट्स जो है रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा और दिन में कम से कम 2 घंटे ओपन रखना पड़ेगा फॉर इंस्पेक्शन। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो कंपनी आपको उसका कॉपीज भी दे सकता है विद इन 7 वर्किंग डेज। 10 रुपया पर पेज तक चार्ज कर सकता है। अगर कंपनी ने आपको मना किया तो कंपनी पर सजा कितनी? 25,000 5,000। और आप NCLT को बोल सकते हो, NCLT कंपनी को ऑर्डर करेगा कि मिनट्स बुक की कॉपी दे दो। ब्लू कलर पढ़ो। वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एज, जहां पे ऑलमोस्ट सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है ना? तो 120 जो है वो मैंडेट दे रहा है कि ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो, फिजिकल के बजाय आप इलेक्ट्रॉनिक में रख सकते हो। इसमें अमेंडमेंट आ गया, पहले मैंडेटरी था, अभी एकदम ऑप्शनल है। पहले क्या था कि बड़ी कंपनियों के लिए मैंडेटरी था, मतलब उनके लिए भी अब ऑप्शनल है। में फिर अंदर यहाँ क्या लिखा है? में लिस्टेड कंपनी एंड कंपनी हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर में, अदर कंपनी में। तो सबके लिए में मतलब चॉइस है, मैंडेट नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हो तो आपको इन 7 बातों का ख्याल रखना है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो सारे रजिस्टर मिनट्स वगैरह सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए अवेलेबल होने चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल इन प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंटिंग किसी को चाहिए तो, डेटेड एंड डिजिटली साइंड इफ रिक्वायर्ड, should not be capable of being alteration by anyone random, and the document should be updated। ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंस्पेक्शन अलाउ कर सकते हैं? हाँ। तो अगर कोई मेंबर आया बोला हमको रजिस्टर देखना है तो हम लोग उसको फिजिकल दिखाने के बदले इलेक्ट्रॉनिक भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी दे सकते हैं। चार्जेस वही रहेगा, 10 रुपया पर पेज। पेनल्टी अगर नहीं दिखाएंगे तो 5,000 प्लस 500 रुपया पर डे। सेक्शन 121 किसके ऊपर है? ऊपर देखो, सिर्फ लिस्टेड कंपनी को AGM के बाद 2 काम करना है। विद इन 30 डेज मिनट्स भी बनाना है एंड विद इन 30 डेज MGT 15 भी ROC के पास जमा करना है। ठीक है। लिस्टेड कंपनी AGM, EGM नहीं, AGM 30 दिन के अंदर मिनट्स भी बनाओ और उसी 30 दिन के अंदर MGT 15 बना के भी ROC में जमा कर दो, सिर्फ लिस्टेड कंपनी को। ठीक है। MGT 15 में वही सब डिटेल रहेंगे, मीटिंग वाले, मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कोरम आया था कि नहीं, चेयरमैन था, रिजल्ट्स क्या थे, वोटिंग के फेवर कितना, अगेंस्ट कितना, ऑल दैट। MGT 15 30 दिन में ROC के पास जमा करो, नहीं जमा करने पे पेनल्टी कितनी है देख लो। नेक्स्ट पेज में ना ऊपर ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में पूछा है पेनल्टी कितना है बताओ। तो ये पेनल्टी याद करना पड़ेगा कि नहीं? कंपनी के ऊपर कितना है? 10,000 प्लस 500 रुपये पर डे अप टू 5 लाख, और ऑफिसर्स पे कितना है? 25,000 प्लस 500 रुपये पर डे अप टू 1 लाख। पेनल्टी याद करना पड़ेगा। उसके लिए बुक के लास्ट में पेनल्टी चार्ट भी है ना, वो तो पढ़ के सीधा एग्जाम हॉल में घुसना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे परफेक्शन से याद नहीं रह पाएगा। ठीक है। OPC नंबर 1, OPC पे दुनिया भर के जनरल मीटिंग के सेक्शंस अप्लाई नहीं करते। OPC को अगर ORSR पास करें तो क्या तरीका है?
enter the resolution in the minutes book, date it, sign it, the resolution is deemed to be passed. What about board meeting सर? देखिए सर, अगर उनके पास मोर देन वन डायरेक्टर है, क्योंकि ओपीसी में मेंबर भले ही एक हो, पर डायरेक्टर 1 से लेके 15 तक, तो अगर डायरेक्टर एक से ज्यादा है तब तो केस 2, आप बकायदा बोर्ड मीटिंग करो एज पर सेक्शन 173, साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग। और अगर आपके यहाँ एक ही डायरेक्टर है तब प्रोसीजर बोर्ड रेजोल्यूशन का वही होगा, पिक द बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बुक, एंटर द रेजोल्यूशन, डेट इट, साइन इट, द बोर्ड रेजोल्यूशन इज डीम्ड टू बी पास्ड। खत्म। थैंक यू।